All right, everyone. So I guess you must be able to see me, hear me. What is the status? Morning, people. Good morning. Super great morning. In the second lecture of this regular batch for CA Final AFM, which is applicable for May 2024 and onwards attempt, right? This lecture is all there for you. Bataiye, boss. Good morning. Let's wait for a few seconds. Let everyone join. Let me also update it on the channel. Wait. ओके मॉर्निंग जसवंत मॉर्निंग अभिनव क्या बोलते हो क्या मसाला चल रहा है हाउस लाइफ ग्रेट हु एल्स इज हियर गुड मॉर्निंग तो सर अगर कल का लेक्चर अगर आप रिकलेक्ट करो तो कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी इधर उधर की बातें की जिसमें हमें करने में इन जनरल मजा आता ही है राइट और उसके साथ साथ हम लोगों ने कल डिस्कशन स्टार्ट किया बेसिक्स ऑफ एएफएम पे राइट जिसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे सर जो पूरे सीए फाइनल एएफएम में हमें काम आने वाले हैं राइट कुहू गुड मॉर्निंग अंशु गुड मॉर्निंग एवरीवन एल्स बताओ भाई एनर्जी लेवल क्या बोल रहा है हेलो हो क्या रेडी आई ऑल सेट धमाल मचाने के लिए रेडी हो अगर तो फिर आ जाओ कॉन्सेप्ट्स नोट्स के सर पेज नंबर 1 पे वापस से है ना जहां पे सर कल आपने लेट मी शो दैट टू यू जस्ट अ मिनट जहां पे सर कल आपने बेसिक सीखते सीखते कल हम लोगों ने पता है क्या क्या एक बार अल्ट्रा क्विक रिवीजन लेते हैं सर कल हमने ईपीएस समझा ईपीएस का रेलेवेंस समझा कि यार पर शेयर लेवल पे कैलकुलेट तो करना पड़ेगा अर्निंग्स सर इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस भी तो पर शेयर चल रहा है तो अगर कंपैरिजन करना पड़ेगा पी रेशियो के लिए तो प्रेफरेबली हम क्या करेंगे यार पर शेयर का प्राइस ले लो पर शेयर की अर्निंग ले लो तो ऑफिशियली वो फॉर्मूला बन गया था हमारा ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इसके बाद सर हमने डिविडेंड के सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे सर टोटल डिविडेंड को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देता हूँ करेक्ट जो लोग कल लाइव नहीं आए थे उनका भी यहाँ से रिवीजन हो जाएगा अगर सर मैं टोटल मेरे डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से अगर मैं डिवाइड कर दूं ना तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा अब यही डिविडेंड पर शेयर को परसेंटेज टर्म्स में अगर प्रेजेंट करना है तो मेरे पास थे 3 ऑप्शन रिविजन अल्ट्रा क्विक सब लोग अपना इधर दे दो सब हो जाएगा कल का भी कवर सर या तो मैं उस डिविडेंड को एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू बोल सकता हूँ क्या एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू मेरा परसेंटेज टर्म्स में डिविडेंड कितना या फिर मैं उसको एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस भी बोल सकता हूँ या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस भी बोल सकता हूँ करेक्ट अगर आप थर्ड वाली चीज बोल रहे हो तो उसको आप कहते हो पे आउट रेशियो सेकेंड वाली चीज को कहते हो यील्ड फर्स्ट वाली चीज को कहते हो डिविडेंड रेट करेक्ट और सर पे आउट रेशियो से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट था जिसका नाम है रिटेंशन रेशियो मतलब ये सर कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल some part of the earnings has been distributed as dividend which is DPS and the part which is not distributed as dividend is retained by me तो अगर परसेंटेज टर्म्स में देखना हो कि अगर मेरा अर्निंग्स 100% है तो उसका कितना परसेंट भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसका कितना परसेंट भाई रिटेन कर लिया दैट इज रिटेंशन रेशियो ऑन पे आउट रेशियो बताओ ये सब करने के बाद कल हम लोग चले सर अंडरस्टैंडिंग द बुक वैल्यू पर शेयर एक बात बता दूं फॉर्मूलाज तो है ही लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूला पे स्टिक रहोगे तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि सिर्फ आज की बात थोड़ी ये तो समझना एग्जाम तक याद रहना चाहिए आज ऐसा समझना है तो सर बुक वैल्यू पर शेयर पहली बात तो समझ में आ गया कि नाम ही दे दिया बुक वैल्यू मतलब वैल्यू एज पर बुक्स वैल्यू किसकी इक्विटी की तो इक्विटी की वैल्यू एज पर बुक्स देखना है तो पहले टोटल इक्विटी का क्लेम देख लो कितना है डिवाइडेड बाय उनके नंबर ऑफ शेयर कर दो तो पर शेयर पता चल जाएगा कि एज पर बुक्स इक्विटी की वैल्यू कितनी अब हमने देखा कि यार सर इक्विटी का क्लेम जो इक्विटी के कैपिटल का अमाउंट है अगर फाइंड आउट करना है एज पर बैलेंस शीट टोटल तो या तो एसेट साइड से चल लो जिसमें आप सारे एसेट्स लो है ना जिसमें आप सारे एसेट्स लो और उसमें से पहले फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो और उसमें से फिर लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस कर दो तो पता चल जाएगा सिर्फ इक्विटी का क्लेम कितना है और यही चीज आप चाहो तो सिर्फ इक्विटी का पार्ट ऐड कर लो ना भाई कि इक्विटी शेयर कैपिटल है रिजर्व सरप्लस मतलब इक्विटी के बचे हुए सारे एलिमेंट आ गए जिसमें से फिक्टिशियस माइनस किया तो बुक वैल्यू पर शेयर भी आ गया बोलो
क्या यहां तक सेट हो? अगर यहां तक सेट हो तो हम लोग फिर आगे चल सकते हैं। अब कुछ और रेशियोज और कुछ और कैलकुलेशन समझने की बात है। पीपल इन द क्लास, यस नो? लेट मी पुट इट अप। यप। अरे यार, ये बात मुझे किसी ने बोला क्यों नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओ माय गॉड। जसवंत थैंक यू सो मच। अरे यार कुहू, अभिनव, आप सिर्फ इमेजिनेशन के बेसिस पे रिवाइज कर लिए क्या? अंशु, वर यू देयर इन यस्टरडेज लेक्चर? अंशु, आप कल के लेक्चर में थे क्या? मतलब कुहू थे, अभिनव थे, तो आपका तो मुझे समझ में आ रहा है कि चलो आपने थोड़ा इमेजिनेशन के बेसिस पे सॉल्व कर लिया होगा। जसवंत थैंक यू सो मच। अरे यार स्क्रीन विजिबल नहीं, बोलना चाहिए ना। अंशु नहीं थे तो आई एम वंडरिंग कि फिर आपको कैसे समझ में आया होगा। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जो पढ़ा बहुत बेसिक था। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, ऑल राइट अंशु, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट थैंक यू सो मच जसवंत। यार ऐसे स्क्रीन वगैरह नहीं दिखे तो बताना, क्योंकि मेरा ध्यान इस चीज पे नहीं रहता है आपको क्या दिख रहा है। मेरा ध्यान समझाने पे होता है और चैट बॉक्स में आप क्या बोल रहे हो उस पे होता है। करेक्ट? चलिए, ऑल राइट एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद समथिंग कॉल्ड एज पहले मार्केट कैप समझे या पहले आरओई समझे? चलो पहले आरओई समझते हैं, पहले आरओई समझते हैं। करेक्ट सर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर भाई साहब मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है तो पहले इसका मतलब समझ जाओ, क्योंकि जो स्टूडेंट मतलब समझ गया ना उसको कॉन्सेप्ट, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। फॉर्मूला खुद बोल रहा है कि यार आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न कमा के दिया। तो यार अगर मैं आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं बताऊं और आपको एक बेसिक चीज समझाऊं, जैसे मैंने बोला कि यार आपने कहीं 100 रुपया लगाया, आपने कहीं 100 रुपया लगाया और 100 रुपये लगाकर आपने 15 रुपए का फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट कमाया। 100 रुपये लगाकर अगर आप 15 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, कैन आई से क्लास में हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई साहब 15% का रिटर्न हमने कमाया। अग्रीड? ये 15% का कैलकुलेशन अपने दिमाग से पूछिए उसने कैसे किया। सर उसने एक्चुअल में न्यूमरेटर में लिया 15 रुपीज और डिनोमिनेटर में लिया ₹100 और डिवाइड करके 15% आंसर दे दिया। मतलब डू यू रियलाइज फॉर्मूला जो आरओई का बन जाता है, या फिर किसी भी टाइप के रिटर्न का फॉर्मूला क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर में ले लो कितना लगाया, कितना पैसा लगाया डिनोमिनेटर में ले लो, और न्यूमरेटर में ले लो उससे कितना कमाया, तो बन जाता है किसी भी टाइप के रिटर्न का फॉर्मूला। अब आप रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो पीपल इन द क्लास, जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो डू यू रियलाइज डिनोमिनेटर में वो पैसा लेंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बिजनेस में लगा हुआ है, क्योंकि बिजनेस में तो सर डेट का भी पैसा लगा है, प्रेफरेंस का भी लगा है, सबका लगा है। हमें फॉर द पर्पज ऑफ आरओई डिनोमिनेटर में वो लेना पड़ेगा जो इक्विटी शेयर होल्डर का बिजनेस में लगा है, क्योंकि रिटर्न का सिंपल रूल क्या है? डिनोमिनेटर में कितना लगाया और उसके अगेंस्ट न्यूमरेटर में हमने कितना कमाया। करेक्ट? तो डिनोमिनेटर में इक्विटी का कितना पैसा लगाया, लेकिन सर पैसा मतलब कहां देखे कितना लगाया? क्या हम मार्केट में जाके चेक करें, स्टॉक मार्केट में जाके कि इक्विटी का कितना पैसा लगा हुआ है, या फिर बैलेंस शीट में जाके चेक करें? तो प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ कैलकुलेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन बुक्स। मार्केट का कोई रोल नहीं है। मतलब आपके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके ढूंढो इक्विटी का कितना पैसा लगाया, और आपके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखो उससे कितना कमाया। कमाई तो वैसे भी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल सकती है। Correct? It is a ratio based on financial statement. Sir, can I say equity shareholders fund? Equity shareholders fund is the total capital invested by the equity. Equity का जो total capital invested in the business, that's equity shareholders fund. People, इस बात पे agreement disagreement हो तो जैसा भी एक बार प्लीज बताइए, है ना? तो सर डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन क्या है, आप सभी से मेरा क्वेश्चन क्या है? डिनोमिनेटर में जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड लगा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स का बिजनेस में, उससे हमारे बिजनेस ने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कमा के दिया? वो कौन सा प्रॉफिट का नंबर है जो आपके हिसाब से हमने इस पैसे के अगेंस्ट कमा के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है ना? इस बात का जवाब आप सभी को देना होगा। आराम से सोच सकते हो और जवाब दे सकते हो, सोचना ज्यादा जरूरी है। आंसर सही हो गलत हो मैटर नहीं करता। टेक योर टाइम, रिस्पॉन्ड, थिंक।
बोलो भाई। जसवंत को लगता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मैं पैट क्यों नहीं ले सकता हूं यार? पैट में क्या प्रॉब्लम है? अभिनव को लगता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अंशु, थोड़े थॉट्स तो रिलेट कर पा रहे हो ना अंशु? है ना? जो चीज आपने मिस की है ना अंशु, वो कल वाला पार्ट ये था जिसमें हम देखते कि यार टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा है इस पर बैलेंस शीट। तो हम बोलते जो भी उनका शेयर कैपिटल है, जो भी उनका रिजर्व सरप्लस है, माइनस अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो। करेक्ट। तो ऐसे करके इक्विटी का पैसा लगाया, उसके अगेंस्ट उनको रिटर्न कितना कमा के दिया। शिवा कह रहे हैं नेट इनकम। शिवा भाई, शिवा, नेट इनकम में प्रेफरेंस शेयर वालों की भी इनकम इंक्लूडेड है, लेकिन डिनोमिनेटर में इसमें प्रेफरेंस शेयर का पैसा इंक्लूडेड है क्या? नहीं सर, हमें तो सिर्फ इक्विटी का रिटर्न चाहिए। तो भाई साहब वो प्रॉफिट बताओ ना जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर कमाते हैं, और उस प्रॉफिट का नाम आप सभी ने सही गेस किया है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। करेक्ट है ना? अब इंटू 100 वगैरह नहीं सिखा रहा हूं, है ना? क्या हमें ये मैथ समझ में आता है क्या कि सर अगर 15 रुपया कमाया 100 रुपीज इन्वेस्ट करके, तो इससे तो आंसर सिर्फ 0.15 ही आता है। लेकिन ऑब्वियसली उस चीज में 100 मल्टीप्लाई करते हो तो ही वो 15% के सेंस में हम दिखाते हैं। ये बेसिक्स थोड़े से मैथ्स के क्लियर कर लेना है ना। आई जस्ट थॉट कि रैंडमली अगर किसी को नहीं पता है तो बता देते हैं। रिटर्न, कोई भी रिटर्न का कैलकुलेशन अगर उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, और 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सेम चीज का आंसर डेसिमल में आएगा, बट दे आर कंसिडर्ड सेम। ऑलराइट, कूल। सर नेक्स्ट नेक्स्ट। यार ऐसा कैसे हो रहा है, कॉन्करेंट व्यूअर्स मुझे 8 दिख रहे हैं अभी। करेक्ट। और जिसमें से 5 लोग चैट पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, 5-6 लोग तो इजीली, राइट। और नंबर ऑफ लाइक्स अभी भी कम है। ओ मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ठीक है सुनो, सर ये जो कैलकुलेशन आपने टोटलिटी बेसिस पे किया, ये जो कैलकुलेशन आपने टोटलिटी बेसिस पे किया, क्या यही कैलकुलेशन हम पर शेयर बेसिस पे कर सकते हैं? यार अगर रिटर्न ही कैलकुलेट करना है, पीपल इन द क्लास, अगर रिटर्न ही कैलकुलेट करना है तो पर शेयर बेसिस पे कर देते हैं ना। मतलब देखो मत देखो, मतलब सर सर फील करना मैंने क्या बोला। लेट मी ट्राई एंड प्रेजेंट इट इन अ मैनर जो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहे, इजी रहे। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। सर सर, अगर मैं मेरे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये मेरा टोटल अर्निंग है, टोटल अर्निंग को जब मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता हूं तो क्लास में कौन बता पाएगा कि सर इससे क्या आता है? सिमिलरली मेरे पास ये टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड को जब मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता हूं तो क्लास में कौन बता पाएगा क्या आता है? क्योंकि जो कैलकुलेशन मैंने टोटलिटी बेसिस पे बताया उसको मैं पर शेयर बेसिस पे करूं तो मेरे आंसर्स क्या आएंगे? प्लीज एक बार वो बता दो, इससे मुझे कंफर्म हो जाएगा हाउ वेल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ग्रेट। अभिनव, कुहू, जसवंत, शिवा आंसर, अंशु आंसर, पीपल इन द क्लास आंसर। सर क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो ईपीएस आया, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो टोटल उनका पैसा लगा अगर मैं पर शेयर लेवल पे देखूं तो बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। मतलब सर सोच वही है, पर्सपेक्टिव नया है कि यार पर शेयर लेवल पे उनका कितना पैसा लगा बुक्स के अकॉर्डिंग, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, और पर शेयर लेवल पे उनका उतने कितना कमाया। करेक्ट, बेसिक सेटल्ड, आरओई का फॉर्मूला डन, है ना? चलेगा। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि सर आज के लेक्चर की स्पीड, मतलब लेक्चर्स की स्पीड इन जनरल बहुत स्लो है, तो दिल से बताऊं तो मुझे भी लग रहा है, बट उससे ज्यादा मुझे डर लगता है कि यार अगर मैंने गाड़ी भगा दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डे वन हम थोड़ा सा संभल के भी चल लेंगे, कुछ 1-2 दिन तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कूल, आ जाइए। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिक्स के आपको सीखना है, विच इज कंसेप्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो देखो आपको एक चीज समझ में आ गई है ना, 2-3 वर्ड्स ले लेता हूं ताकि हमें क्लैरिटी रहे। वो कल हमने खोला था ना टीसीएस का एनुअल रिपोर्ट, बता रहे इंटरनेट ऑफ है, 1 मिनट रुको।
टीसीएस का एनुअल रिपोर्ट जब हमने खोला तो हमें समझ में आया कि यार अगर बैलेंस शीट देखें, ठीक है, तो इनका जो शेयर कैपिटल है ना, मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटी साइड है उसकी मदद से आप कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, शेयर कैपिटल और अदर्स इक्विटी और जो भी चीजें ऐड करना चाहो एज पर दिस। लेकिन डू यू अग्री, ये तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एज पर बुक्स हो गया। सेम शेयर जिसकी बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू है, वो शेयर जिसकी बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू, उसकी मार्केट में तो कुछ प्राइस चल ही रही है, एमपीएस का कॉन्सेप्ट जो आपने कल सीखा था, करेक्ट। तो आज फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, अब मुझे स्क्रीन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने स्क्रीन नहीं हटाया ना तो सारे पासवर्ड्स आपको पता चल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा मेरे पास कितना कम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिए, मुझे स्क्रीन हटा के पहले इसमें लॉगिन करने दीजिए। किसी को दिख तो नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है ना, रुको 1 मिनट। अरे यार, लॉगिन कराएगा फिर ओटीपी पूछेगा, मेहनत बहुत कराते लोग। हो गया, कूल, वापस स्क्रीन दिख गया। हम्म, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमने बोला यार किसी पर्टिकुलर शेयर के एज पर बुक्स जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है पर शेयर, और उसी की मार्केट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल टाटा पावर के एक शेयर की वैल्यू 236 रुपीज है, तो वो क्या हो जाती है, मार्केट प्राइस। तो सर जैसे बुक्स के अकॉर्डिंग दोनों कॉन्सेप्ट चलते हैं, पर शेयर वैल्यू और टोटलिटी वैल्यू, जैसे बुक्स के अकॉर्डिंग दोनों कॉन्सेप्ट चलते हैं, पर शेयर वैल्यू और टोटलिटी वैल्यू, वैसे ही मार्केट के अकॉर्डिंग अगर पर शेयर की वैल्यू देखूं मैं, पर शेयर मतलब कंपनी के हर एक शेयर की वैल्यू, तो वो हो जाती है एमपीएस। लेकिन कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी, मतलब पूरे कंपनी की वैल्यू कितनी मार्केट के हिसाब से, कहना इसे शेयर्स ही तो बता दे कंपनी की वैल्यू, ओनरशिप वही तो बताते हैं। तो सर अगर सिंगल शेयर की वैल्यू इतनी, तो टोटल कंपनी की वैल्यू एज पर मार्केट कितनी, वो होता है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इमेजिन करो कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर है ना, और हर शेयर का मार्केट प्राइस आज मार्केट में 15 रुपए है। तो 15 रुपए इंटू 1000 शेयर, मतलब टोटल ऑफ 15,000, 15,000 क्या हो जाएगा, कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो टोटल टोटल मार्केट कैप कितना हो जाएगा सर, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना, सिर्फ आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। इनफैक्ट हम फॉर्मूला नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, है ना, हम सीधे लिखते हैं कि सर 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, या फिर लिख लो यार, है ना, फ्यूचर रिवीजन में शायद अच्छा रहेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस, है ना, मतलब सर 1000 शेयर्स है हमारे पास और हर शेयर का प्राइस 15 रुपए, मतलब 15,000 रुपए का टोटल मार्केट कैप है, करेक्ट। ठीक है, मतलब अगर टोटलिटी बेसिस पे जानना है कि यार कंपनी की वैल्यू कितनी है तो पता चल गया। लेकिन एक और बात बताओ ना यार, क्लास में एक और बात बताओ ना, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है, मुझे तो याद भी नहीं है। मतलब मुझे एक्चुअल में याद, देखो इंटर में पढ़ाता नहीं हूँ अभी, है ना, और मुझे याद भी नहीं इंटर में मैंने क्या क्या पढ़ा था, और पास कैसे हो गया वो तो मुझे एक्चुअल में ही कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे आपसे ये पूछना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप जैसा कोई वर्ड सीए इंटर में है क्या, पीपल इन द क्लास? फ्री फ्लोट मार्केट कैप जैसा वर्ड सीए इंटर में है क्या? क्या आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता है? जसवंत का कहना है नो, अभिनव का कहना है नो, कू नो, क्लास के बच्चे लोग यस नो यार, कम ऑन बोलो। यार एक बात बताओ, कि आप लोगों को स्कीम तो नहीं है कि हर सवाल का जवाब अगर हम नो दे दे तो पता है सामने वाला तो पढ़ाएगा ही सही? जेन्युइन बताना है भाई, ये स्कीम स्कीम नहीं चलेगी। शिवा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, है ना, आप पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, मेरे पास चॉइस भी तो नहीं है।
जसवंत, टोटल शेयर्स माइनस प्रमोटर शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। ओके ओके ओके, तो एक बार एक फंडा समझ लो, है ना। मुझे भी नहीं पता है टीसीएस की बैलेंस शीट में क्लियरली दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, बट एक बार देखने की कोशिश करते हैं, है ना। एक मिनट देना, एक मिनट देना, क्योंकि क्या हो गया कि अदरवाइज चीज़ें क्या लगेगी अपने को थियोरेटिकल है, थोड़ा सा एक सेंस आना बहुत ज़रूरी है। अलाउ मी अ मिनट, ढूंढ लेंगे तो दिख जाएगा। माय गॉड, लिटरली यार, आप एक चीज इमेजिन कर सकते हो, एक बात बताऊं, ऑफ द ट्रैक है, ऑफ द ट्रैक है, ऑफ द ट्रैक एक बात बताता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अरविंद गुड मॉर्निंग, शायद हम कल नहीं मिले थे। क्या हुआ आपको पता है, थोड़े टाइम पहले एक टाइम आया था, है ना। ये कुछ बातें होगी जो आपको हमें बुक्स में लिखना भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और आपके थॉट्स को इवॉल्व करना है, करेक्ट। क्योंकि यही वो बातें होगी जो आगे रह के आपको फाइनेंस की फील्ड में कहीं ना कहीं काम आएगी। मैं को थोड़े टाइम पहले एक टाइम आया था जब टीसीएस, जैसे हम देखते हैं ना यार, इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज कौन सी, जैसे अभी देखा है कि यार वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी, तो एप्पल। एप्पल वर्ल्ड की सबसे महंगी कंपनी है, मतलब अगर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एप्पल देखें तो वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है किसी और कंपनी दुनिया में, है ना। एक तरीका आपका सोचने का हो सकता है कि यार सर फोन, अब आप इमेजिन करो सबसे ज्यादा होना भी तो जरूरी है, क्योंकि क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो आप आपके लाइफ में हर दिन यूज करते हो, दैट इज फोन, एप्पल की साइड से, करेक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि महंगा है तो बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, महंगा है तो भी ऑलमोस्ट हर कोई अब फोन यूज कर रहा है, करेक्ट। और थर्ड बात, ऐसा भी नहीं एक बार खरीद लिया गोल्ड की तरह तो 10 साल सोचना नहीं है, हर तीसरे चौथे साल खरीदना है। तो एक सेंस भी बैठता है कि हाँ यार, हाँ यार, एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होने का लॉजिक कुछ हद तक यहां बैठता है, राइट। सर सिमिलरली आपको पता है इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बीच में एक टाइम आया था जब टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी टीसीएस इंडिया की। तो मेरे माइंड में थॉट आया कि यार अगर रिलायंस को देखो, तो डू यू रियलाइज कि रिलायंस क्या नहीं बेचता है। यार रिलायंस सब कुछ तो बेचता है, रिलायंस पेट्रोलियम में भी है, रिलायंस टेलीकॉम में भी है, रिलायंस फ्रेश मतलब रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट्स, रिलायंस इसमें भी है, रिटेल मार्केट में भी है। रिलायंस के कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, दूसरी बहुत सारी ब्रांड्स है, करेक्ट। तो और ऑनलाइन भी है, ओटीटीज मार्केट है और सब कुछ है। तो समझ में आया कि यार जब रिलायंस हर चीज में है, अगर हर चीज रिलायंस बेच रहा है, तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि टीसीएस जो सिर्फ आईटी कंपनी है, जो सिर्फ आईटी सिस्टम रिलेटेड काम कर रहा है, फिर भी वो रिलायंस से बड़ी कंपनी बन गई। कोई सोच के बताएगा, कोई सोच के बताएगा। ये चीजें कोई बुक नहीं सिखाएगी, ये चीजें कोई बुक नहीं सिखाएगी, बोलो ना, ऐसा क्यों हो रहा होगा। एक बेसिक सेंस तो समझता है ना, जैसे आपके आसपास कुछ आप देखते हो, जसवंत, सब्सिडरीज भी काम तो वही कर रही है ना यार, जसवंत, टीसीएस की सब्सिडरी भी है तो आईटी कंपनीज ही ना यार। तो एक फंडा समझ में आता है ना यार, एक बंदा है जिसकी 10 दुकानें, एक बंदा है आपके आसपास, कोई बंदा इमेजिन करो फैमिली में जो जूलर्स भी है, जिसका ग्रोसरी का भी शॉप है, जिसका कुछ और भी शॉप है। तो यार वो बंदा तो ज्यादा रिच होगा ना एज कंपेयर टू दूसरे अंकल हमारी फैमिली में जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल शॉप, केमिस्ट। तो ऐसा कैसे हुआ कि यार रिलायंस इतने बिजनेस करने के बाद भी टीसीएस से छोटा रह गया उस पॉइंट पे। बताऊं क्यों, मेनली एक फंडा समझ रहे हैं, अभी की बात नहीं, अब तो देखो रिलायंस का वैल्यू उसके बाद ऑलमोस्ट डबल हो गया, करेक्ट, ये लॉकडाउन के पहले की बात है। सर रिलायंस सब कुछ बेच रहा है, लेकिन रिलायंस का मार्केट पता है क्या है, रिलायंस का मार्केट सिर्फ इंडिया है। मेजरली मेजरली होता है एक्सपोर्ट, मेजरली रिलायंस का मार्केट सिर्फ इंडिया है। मतलब इंडिया तो वर्ल्ड का सिर्फ 1/6 पॉपुलेशन है ना, हम अराउंड 16-17% है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन के, तो लगभग 1/6 है हम। टीसीएस का मार्केट पता है क्या है, टीसीएस का मार्केट वर्ल्ड है। टीसीएस अपना जितना भी माल बेचता है उसका रेवेन्यू का 95% पैसा पता है कहां से आता है, रेवेन्यू का 90%, 95% पता है पैसा कहां से आता है, अप्रोक्सीमेटली 95 आउट ऑफ इंडिया से। मतलब इंडिया में वो सिर्फ 5% का रेवेन्यू बना रहा है, बचा हुआ 95% बाहर से। अब आप रियलाइज कर रहे हो, जब आपका मार्केट साइज ही बड़ा है, जब आपके कस्टमर देश नहीं पूरी दुनिया में बैठे हो, तो आप सिर्फ एक भी चीज बेचोगे ना तो शायद उनसे बड़े बन जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऐसा क्यों हुआ होगा।
मतलब मैंने एक दिन सोचा यार ऐसा कैसे हो गया, फिर थोड़ा सा बेसिक, कोई इंटेंस रिसर्च भी नहीं चाहिए, बेसिक थॉट्स चाहिए। और पता है क्या, जिस दिन आप ये सब चीजें सोचना सीख गए ना, आप एक अच्छे एनालिस्ट बन गए। करेक्ट। और वो सब सोचने के लिए हमें पता है सर आज क्या एक चीज करनी होगी। मतलब अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर ऐसी क्या चीज है अगले 3 साल, अगले 1 साल, सिर्फ अगले 1 साल अगर मैं रोज करूं तो मुझे कंप्लीटली चेंज कर देगी, मैं आपको सीए की पढ़ाई नहीं बोलूंगा। सीए की पढ़ाई आपको पास कराएगी, लेकिन इफ यू वांट टू नो कि सर कौन सी ऐसी चीजें जो मैं अगले हर 1 साल तक हर दिन करूं तो मुझे कंप्लीटली इवॉल्व कर देगी, वेयर डू आई स्टैंड, हाउ डू आई थिंक, हाउ डू आई स्पीक, दैट इज मेरे भाई रीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर एवरी डे, एवरी डे। आप 1 घंटा दे दो, आधी घंटा दे दो, कम पढ़ो, कंटेंट समझ के पढ़ो कि हाँ यार ये चीज अब मुझे समझ में आ गई, कल को मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार गोल्ड का प्राइस किस पे डिपेंड करता है। पढ़ा, चीज समझ लिया, उसको रिसर्च किया, 1 साल तक ये चीज कर लो और 1 साल बाद मुझे मिलना, आप खुद आके रखे बोलोगे सर आई कैन सी दैट इवोल्यूशन इन माई सेल्फ। राइट। क्योंकि बिजनेस न्यूज़पेपर वो नॉलेज देगा जो कोई बुक नहीं देगी, नहीं बुक पढ़ाएगी, सब कचरा है, सब कचरा है। अब ऑब्वियसली एक बार डिग्री लेने के लिए तो सब करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट यहां बिल्ड होंगे, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग उसका एप्लीकेशन है। राइट। एनीवेज बैक टू ट्रैक। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, टीसीएस तो खुद एक सब्सिडरी कंपनी है, किसकी सब्सिडरी कंपनी है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की हम एक सब्सिडरी कंपनी है। सर इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मार्केट कैप, उसका 72% शेयर, 72% शेयर तो टाटा सन्स होल्ड करता है, किसका, टीसीएस का। मतलब टीसीएस के जितने भी शेयर होल्डर उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक वो जो पेरेंट टाटा सन्स होल्ड कर रहे हैं और बचा अराउंड 27% आता है शायद, राइट, अराउंड 27% जो पब्लिक इन जनरल, पीपल लाइक यू एंड मी, कोई म्यूचुअल फंड, कोई बैंक, हम लोगों ने पैसा लगा रखा है इन दैट कंपनी। करेक्ट। तो सर ये जो 72% शेयर है जो टाटा सन्स के पास रखे हुए हैं, ये थोड़ी ना मार्केट में ट्रेड होता है। पीपल, कहने का मतलब जब आप सर यहाँ पे टीसीएस का शेयर देख रहे हो, है ना, और जब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और जब मैं बाय पे टैप करूंगा, है ना, जब मैंने यहाँ पे बाय पे टैप किया तो सर ये मैं कौन सा शेयर खरीदूंगा, इस 72% में से खरीदूंगा या फिर उस 27% में से खरीदूंगा, या फिर सर सारे ही 100% मार्केट में? कोई गेस करेगा? अगर मैंने यहाँ पे आगे बाय पे टैप कर दिया और शेयर खरीद लिया, तो बताओगे कौन से उसमें से मैं शेयर खरीद रहा हूं? सर 72% शेयर तो पेरेंट के पास, प्रमोटर के पास रखे हुए हैं, वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। जो इन जनरल मार्केट में लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो किस में से खरीद रहे बेच रहे हैं, वो जो 27% है ना, जो आप में है, आप में और मेरे जैसे लोग खरीद के बैठे हैं। करेक्ट। मैंने बेचा, आपने खरीद लिया, आपने बेचा, मैंने खरीद लिया, वो 72 तो वहीं रखा हुआ है, ये 27% की चर्निंग हो रही है इधर सिर्फ। करेक्ट। तो वो होता है फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर, है ना, मतलब जो बचे हुए 27% शेयर्स है वो है फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर। तो हमने देखा यार जो मार्केट में शेयर्स फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं उसका मार्केट कैप कितना, अगर मैं टोटलिटी लेवल पे देखना चाहूं वैल्यू की टर्म्स में, तो वो फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर का मार्केट कैप कितना, तो हम यहां पे आके बोलेंगे मार्केट कैप, अगर मुझे फ्री फ्लोट कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस। हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं बात बताऊं ना, हमारे एग्जाम्पल में सर 700 शेयर 70% प्रमोटर होल्ड करता है, 30% शेयर पब्लिक इन जनरल होल्ड करती है। राइट। मतलब कितने शेयर सर पब्लिक इन जनरल होल्ड कर रही है सर, 300, है ना, कितना सर, इस पर शेयर प्राइस कितना है 15, मतलब टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया सर 45, 100 एज द टोटल, एज द फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। डन, अग्रीड। सर फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करने का एक और तरीका है क्या जी, हाँ ध्यान से सुन लीजिए, है ना, ध्यान से सुनो, सिंपल है, लॉजिकल है। कैन आई से जो भी मेरा टोटल मार्केट कैप है, जो भी मेरा टोटल मार्केट कैप है 15,000 का, इस टोटल वैल्यू, ये जो टोटल मार्केट कैप है मेरा 15,000 का, राइट, 15,000 का ये जो टोटल मार्केट कैप है, इस टोटल मार्केट का 70% पोर्शन तो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, लेकिन इस टोटल मार्केट कैप का 30% पोर्शन कहना से पब्लिक इन जनरल होल्ड कर रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ये 30% पार्ट, 30% पार्ट, पीपल इन द क्लास ध्यान से देखना,
15,000 का ये 30% पार्ट कितना होगा? कोई बताएगा? 15,000 इंटू 30% कितना होता है कैलसी पे? 4500। तो सर ये टोटल वैल्यू को, मेरी टोटल वैल्यू को परसेंटेज टर्म्स में ब्रेक कर देते ना, 30% और 70%, राइट? तो सर टोटल मार्केट कैप इनटू नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग, नॉन प्रमोटर होल्डिंग मतलब 15,000 इंटू 30% कर दिया ना सर, तो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 4500 आ जाएगा। बता दो भाई, 100% कंफर्ट आर यू ऑल हैविंग? चले क्या यार, चले। मार्केट कैप का तो भाई साहब टोटल फंडा क्लियर है, राइट? तो सर कुछ बेसिक से अच्छे से बिल्ड हो रहे हैं, आप आराम से मस्त एंजॉय करके पढ़ाई कीजिए। आगे जाने की परमिशन देते हो क्या? अगर आने जाने की परमिशन देते हो तो हम लोग अभी आगे चल रहे हैं टू अंडरस्टैंड द वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न्स। क्लास के बचे हुए लोग हाँ या ना बोलो भाई। Abhinav, are you set? Arvind, are you still here? Kuhu, Shiva, are you still here? There's one more girl, Anshu. Sorry, there's one more boy. Anshu, are you still here listening to us? या फिर not really? तो चलिए भाई, डन। ऑल राइट सर, अब समझना डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न्स है ना। मतलब सी ए फाइनल एएफएम की इस जर्नी में हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिटर्न्स के वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, है ना। और उन सारे वर्ड्स को पीपल इन द क्लास अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आ जाइए, करेक्ट, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फंडा समझते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सुपर डुपर इजी, है ना। मोर देन फॉर्मूला, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका सेंस समझ जाओ, फॉर्मूला खुद पे खुद बना लेंगे। देखो, जब आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो, तो डू यू रियलाइज उस एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्यूचर में, या फिर उस एसेट से कितना रिटर्न मिलेगा, उसका कुछ तो एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो ना आप। उसका कुछ तो एस्टिमेट लगाने की कोशिश करोगे ना, कि सर आज 0 पॉइंट पे एक एसेट में अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो इस एसेट की वैल्यू फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार टीसीएस के शेयर की आज वैल्यू, तो मुझे दो तरीके से लिखना पड़ेगा, 1 मिनट देना। फॉर्मूला, हाँ, पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, है ना, और फॉर्मूला उसके बाद में। जैसे सर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यार टीसीएस की शेयर की वैल्यू आज मार्केट में 3,000 रुपए है ना। 3,000 के शेयर की वैल्यू आज से 1 साल बाद 3,300 रुपए हो जाएगी। सर मार्केट में 1 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप और मैं कोई भी नहीं बता सकते, सिर्फ भगवान बता सकते हैं। अरे यार, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का राइट किसने दे दिया आपको? 3,300 हो जाएगी, ये श्योरिटी से तो कोई भी नहीं बोल सकता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं कि वैल्यू आज से 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, करेक्ट। और इस गेस के बेसिस पे, इस एस्टिमेटेड वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करना चाहूं कि अच्छा ठीक है बताइए, अकॉर्डिंगली मेरा रिटर्न कितना हो जाएगा, कोई क्लास में गेस कर सकता है कि मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मेरा रिटर्न कितना है? सर 10%। 3,000 के वैल्यू 3,300 हो जाना, इस 10% का रिटर्न आई हैव अर्न नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग टू अर्न, आई एम एस्टिमेटिंग टू अर्न। एक बार हिंदी में डेफिनेशन बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब मुझे क्या लगता है मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। मुझे क्या लगता है मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सर अगर मैं बोलूं कि आपने 300 रुपए का तो चलो कैपिटल गेन कमाया ही कमाया, कमाओगे ही, एक्सपेक्टेड 300 रुपए का कैपिटल गेन तो कमाओगे ही, प्लस कंपनी साथ में 150 रुपीज का डिविडेंड भी देगी। तो सर मैंने टोटल क्या क्या कमाया? 3,300 प्राइस हो गया,
माइनस 3000 प्राइस था। तो इस पार्ट से पता चल गया कि यार कैपिटल गेन की टर्म्स में हम कितना कमाएंगे, इंक्रीज इन वैल्यू की टर्म्स में कितना कमाएंगे, प्लस प्लस। आपको याद है ना, कल ही हमने डिस्कस किया था कि कोई भी शेयर होल्डर रिटर्न दो तरीके से कमा सकता है, या तो वो कैपिटल गेन की टर्म्स में कमा सकता है या फिर किसकी टर्म्स में कमा सकता है, डिविडेंड की टर्म्स में। तो हमने बोला ये तो कमाया ही कमाया, प्लस समझो 150 रुपीज का शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिल गया, या फिर वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 150 का डिविडेंड मिल जाएगा, और 150 का डिविडेंड मिलने के बाद भी कंपनी की शेयर प्राइस 3300 हो जाएगी, जो आज 3000 है। सर ये सब कमाया, 300 यहां से कमाया, 150 यहां से कमाया, लेकिन ये सब कमाने के लिए लगाया कितना? वो बेस याद है ना, डिनोमिनेटर में लगाया, न्यूमरेटर में कमाया। सर ये सब कमाने के लिए लगाया कितना? सर आज मार्केट में 3000 लगाया। क्या अब आप बता सकते हो कि अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अपना रिटर्न कितना होने वाला है पीपल इन द क्लास? सर 3300 3300 माइनस 3000, मतलब 300 रुपया तो ये कमाया, प्लस 150 रुपीज ऊपर से और कमा लिया। 150 रुपीज किसका कमाया? डिविडेंड का। और सर डिवाइड बाय ये सब कमाने के लिए लगाया कितना? सर 3000, मतलब मेरा रिटर्न कितना परसेंटेज टर्म्स में? सर 15%। और इसी चीज को अगर मुझे फॉर्मूला में प्रेजेंट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है सर P1 माइनस P0। P1 मतलब साल के एंड में प्राइस कितनी थी, P0 मतलब साल के स्टार्ट में प्राइस कितनी हो गई। थोड़ा सा मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा, एडिटिंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है मैंने उसको डिसरिगार्ड करके अपना ही एग्जाम्पल बना दिया गलती से, करेक्ट। तो अब उसके एग्जाम्पल के नंबर्स लिख लेते, थॉट वही है, P1 माइनस P0 मतलब कैपिटल गेन कितना, डिविडेंड कितना, डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट पे पैसा लगाया कितना, करेक्ट। वापस एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, 115 माइनस माइनस 100 रुपीज़ का पैसा लगाया था, है ना, और समझो डिविडेंड 0 रुपीज़ है, डिवाइड बाय P0 ऑफ 100, तो ऐसे करके सर मेरा 15% का रिटर्न कैलकुलेट होके आता है। ओवरऑल मुझे फॉर्मूला नहीं सिखाना था, फॉर्मूला तो मैं ऐसे भी पता है कि आप लोगों को आ जाएगा। मुझे जो सिखाना था वो रियलाइज कराना था कि हाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मुझे क्या लगता है मेरे एस्टिमेट्स मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग के रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है ना, किसी को पता नहीं है, तो हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड आइए और प्लीज समझिए दूसरा टॉपिक, दूसरा रिटर्न का टाइप जिसका नाम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सारे सीए फाइनल स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इन दोनों टाइप के रिटर्न्स के बीच में, चलो हमें क्लैरिटी आ जाइए, इंश्योर कर लेते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मैं हिंदी में 2 लाइंस बोल रहा हूं, प्लीज डिफरेंस समझना। पहला, मुझे क्या लगता है मैं कितना कमा पाऊंगा इससे, मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मैं कितना कमा पाऊंगा, उसमें कैपिटल गेन्स भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया, पहली चीज। दूसरा, लेकिन मुझे कितना कमाने की जरूरत है इससे, हाउ मच आई नीड टू अर्न, हाउ मच आई रिक्वायर टू अर्न। आप दोनों में फर्क समझ रहे हो? सर बिटकॉइन 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 सर इतना ज्यादा रिस्की है कि अगर मुझे एफडी पे 7% मिलता है, शेयर्स पे 10-15% मिलता है, तो बिटकॉइन पे तो सर 20-30% मिलना मेरा राइट है, फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। तो 20-30% बिटकॉइन से मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। डज दैट मीन कि बिटकॉइन इज एक्सपेक्टेड टू गिव मी दिस मच ऑफ रिटर्न? सर पता नहीं, अगर बिटकॉइन बढ़ने वाला है तो हो सकता है 50% रिटर्न दे दे, और बिटकॉइन गिरने वाला है मतलब हो सकता है -30% रिटर्न दे दे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर कम हो जाए। क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? एक है मैं कितना कमाना चाहता हूं, नीड रिक्वायरमेंट, और दूसरा है मुझे क्या लगता है कि कितना मुझे इससे कमाने को मिलेगा बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर प्राइस। हाँ या ना में एक बार प्लीज सब लोग जवाब दे दो। क्या मैं 2 वर्ड्स बता पाया? रिक्वायर्ड मतलब मुझे कितना कमाने की जरूरत है उससे, हाउ मच आई नीड टू अर्न, रिक्वायर टू अर्न। सेकंड था हाउ मच आई थिंक आई विल बी एबल टू अर्न। पीपल इन द क्लास प्लीज 2 वर्ड्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। तो लेट मी टेल यू सर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को लेकर स्पेसिफिकली एक बात बताऊं, ये किस बात पर डिपेंड करता है? देखो एक्सपेक्टेड तो इस बात पर डिपेंड करता था कि यार फ्यूचर में शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, डिविडेंड क्या दे देंगे वो लोग, ये एस्टिमेट्स आपको करने पड़ रहे थे कि फ्यूचर में शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, डिविडेंड कितना दे देंगे। लेकिन एक बात बताऊं, रिक्वायर्ड किस बात पे डिपेंड करता है?
रिक्वायर्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कितनी इन्वॉल्व है। क्या आपने बेसिक फाइनेंस का एक फंडा कहीं जान रखा है? द मोर रिस्क यू टेक, द मोर रिटर्न यू रिक्वायर टू ऑन। जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको कमाने का मन होगा। और कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस है। आप जब कोई रिस्क नहीं लेते हो तब भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में फॉर एग्जांपल 7% रिटर्न मिल जाता है। इंडिया में यील्ड, आज ही न्यूज़पेपर में देखा, इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यील्ड 7.8%। एक बार चेक करें। According to the Hindu Business Line, this, coupled with the Fed's recent resolve to keep rates higher well into 2024, has resulted in a sharp surge in US Treasury yield, taking it close to the 5% mark. If we consider the Indian G-Sec yield since 2015, it has largely been moving in a 100 basis points range at 6.5 to 7.5%. According to the Hindu Business Line, recent resolve to keep rates higher तो well हम लोग into यही देख रहे थे कि यार 2024 has आवाज resulted तो आ in a रही है ना? sharp वेट, हाँ। तो हम लोग यही देख रहे थे कि यार कैसे taking it गो close to the अभी जो 5% मार्केट जो mark. इतना गिरा If कैसे we गिरने लग consider गया, the राइट? Indian तो G-Sec अगर मैं yield आपको since न्यूज़ पे जाके 2015, बताऊं ना स्पेसिफिकली, तो अभी 8 घंटे पहले का, 6 दिन पहले का यूज है कि यार यूएस बॉन्ड का यील्ड पिछले 16 सालों में सबसे ज्यादा अब हुआ। अब इससे आप रिलेट करना है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फंडा है ना, इससे आप रिलेट करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। करेक्ट। जैसे अभी यील्ड कितना हो गया, कहाँ दिया है नंबर? ठीक है, अराउंड 5%, अराउंड 5% यूएस बॉन्ड का यील्ड है। तो बॉन्ड यील्ड से आप समझो, फॉर सिंप्लिसिटी आप समझो कि यार अगर हमें गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाना है, यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाना है एक यूएस इन्वेस्टर को, तो उसको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 5% रिटर्न मिलेगा। और ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो यील्ड है ना, पिछले 2007 के बाद अभी सबसे हाईएस्ट है। 2007 के बाद जो 5% अराउंड उस टाइम हुआ होगा, उसके बाद सीधे अब जाके 5% हुआ है। अब आप एक बात बताओ, लोगों को उस कंट्री में, उस कंट्री की इकोनॉमी में, उस कंट्री के मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, या फिर उस कंट्री के इन जनरल फाइनेंशियल्स मार्केट में रिस्क लग रही होगी। क्योंकि जितनी ज्यादा रिस्क लगेगी लोगों को, उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कमाने की इच्छा होगी। क्योंकि कम रिस्क में लोगों को कम पैसा चाहिए, लेकिन अगर मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। तो अब आप समझे, जब यील्ड 5% हो गया, जो 2007 के बाद अब हुआ है पहली बार, अराउंड 16 इयर्स होने को आ गए। मतलब डू यू रियलाइज कि लोगों को उस मार्केट में रिस्क लग रही होगी। तो जैसे रिस्क बढ़ी मार्केट की, जैसे मार्केट की रिस्क बढ़ी, वैसे ही मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया। लेकिन ये किससे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है? उनसे उनसे जिसकी रिस्क खुद में बहुत कम है। यार गवर्नमेंट से क्या रिस्क, गवर्नमेंट से कितनी कम रिस्क होती है यार। अगर आप टीसीएस के शेयर में इन्वेस्ट करो तो समझ में आता है कि टीसीएस का शेयर फ्लक्चुएट होगा, टीसीएस कंपनी शायद बंद हो जाएगी, 10 प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो काहे की रिस्क? उनके पास तो पैसा खत्म भी हो गया ना, तो उनके पास तो नोट छापने की मशीन है, वो तो प्रिंट करके आपको पैसा दे देंगे। कितनी कम रिस्क है, आप फील कर रहे हो? वो कम रिस्क का भी अगर रेट बढ़ जाए तो इन जनरल मार्केट अफ्रेड हो जाता है कि हाँ यार मार्केट में रिस्क है। तो जैसे रिस्क बढ़ी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लोगों का बढ़ गया।
राइट? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किस चीज पे डिपेंड करता है? ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि रिस्क कितनी इन्वॉल्व है। मतलब सर उस हिसाब से तो इंडिया का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और यूएस का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होना चाहिए। जी हाँ, अलग है। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये भी शायद एसएफएम में स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं मिलेगी, क्वेश्चंस में शायद यूज हो जाए। ध्यान से सुनिए सर, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज अलग है, यहाँ का सेटअप अलग है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। वी आर इमर्जिंग, अनलाइक यूएस विच इज डेवलप्ड, which has a higher per capita GDP, which has higher everything, right? तो वहां का रिस्क अलग है। इंडिया का रिस्क ज्यादा है रिलेटिव टू यूएस, इसीलिए इंडिया का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रिलेटिव टू यूएस। जहां पे यूएस के बॉन्ड का यील्ड अराउंड 5% है, अराउंड 5% है, इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड का यील्ड 7% के भी ऊपर है। तो क्यों इंडिया का यील्ड ऊपर है? क्योंकि इंडिया में रिस्क ज्यादा है। क्या मैं आपको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाया? द मोर रिस्क यू टेक, द मोर रिटर्न यू आर रिक्वायर्ड टू अर्न। पीपल इन द क्लास, कंफर्ट डिस्कंफर्ट ऑन वट एवर यू आर लर्निंग। आप सिर्फ सीखो मत, आप उस बात को फील करो। फील कर पाए क्या? हाँ या ना में जवाब दे दो। सीखना तो ठीक है यार, ये तो है ही ना यार, पढ़ाई तो सीखेंगे ही सही। फील कर पाए इस बात को, समझ पा रहे हो वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, पीपल इन द क्लास? हाँ या ना बोलो ना प्लीज, हाँ या ना, हाँ या ना। यस। तो इस बात को समझो, समझो सर। सर मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। अच्छा, और उससे ज्यादा जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी, आप लोगों ने यस रिस्पॉन्स किया, मैंने देखा, हाँ। उससे ज्यादा जरूरी एक चीज बताओ, क्या आप ये भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हो एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड का डिफरेंस? बिटकॉइन रिस्की है इसलिए मुझे उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए, मेरा रिक्वायर्ड है, बट डज दैट मीन कि बिटकॉइन ज्यादा रिटर्न ही देगा? वो तो एक्सपेक्टेड है, फिगर आउट करना पड़ेगा बिटकॉइन फ्यूचर में ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। एक्सपेक्टेड अलग है, रिक्वायर्ड अलग है। आप जो रिटर्न कमाना चाहते हो, पता है किस बात पर डिपेंड करता है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपका रिटर्न इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। जो भी रिटर्न आप कमाना चाहते हो ना, दैट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। मैं इसकी सुपर डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यार ये कहीं ना कहीं आपको इंटर में पढ़ लेना था, या फिर आपको थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई अगर मैंने एक लाइन बोल दी तो। आप बोलोगे सर आप तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट जो अपना क्वांट्स वाला टॉपिक नहीं होता था फाउंडेशन में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पढ़ा, शायद वहां भी आपने ये चीज पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं 100% श्योर हूं हमने लोगों ने जहां वो वहां पे जो कुछ भी पढ़ा हमें अब कुछ याद नहीं है। करेक्ट? तो फिर भी एक बार सुन लो, सुन लो सर। मेरा किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, देखो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किससे हो सकता है सर? जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना उससे हो सकता है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न शेयर से होगा कि हाँ इस शेयर से कितना कमाना चाहता हूं। अगर मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड में या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उससे हो जाएगा। ये सब तो छोड़ो, अगर मैंने किसी बिजनेस में या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से भी मेरा एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। और हमेशा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किस पे डिपेंड करेगा? रिस्क टेकन। तो हमारा सोच का तरीका ऐसा है, सोच का तरीका ऐसा है कि सर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। थ्री थिंग्स क्या क्या? ध्यान से सुनना। वापस वही मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि कितनी डेप्थ में बताऊं, क्योंकि यार ऐसे तो डिस्कशन की लिमिट ही नहीं ना, मैं वापस सेंटर में थोड़ी जा सकता हूं पढ़ाने। डेप्थ में पढ़ाऊंगा बट लाइटर नोट पे लेके छोड़ना पड़ेगा, है ना? लाइटर नोट पे लेकर छोड़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ा रहा हूं। देखो आज आपने 100 रुपए मुझे दिए, आज आपने 100 रुपए मुझे दिए, मतलब आपकी साइड से इन्वेस्टमेंट हो गया। करेक्ट? तो आप उस पर कितना रिटर्न कमाना चाहते हो? आपने सोचा सर 5% कमाना चाहते हैं, नहीं आपने सोचा सर 3% बहुत है, वी आर सेटिस्फाइड। आपने बोला 3% वी आर सेटिस्फाइड, मतलब आपको 1 साल बाद 103 रुपया चाहिए। करेक्ट? 1 साल बाद आपको मुझसे 103 रुपया चाहिए, तो 3% वॉज ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, ये 100 रुपए का आप क्या करना चाह रहे थे? ये 100 रुपए के लिए आप मार्केट जाके एप्पल खरीदने वाले थे। एक एप्पल 100 रुपए का आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, अभी किस्मत कैसी थी, किस्मत कैसी थी, अभी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो गया, और बिकॉज ऑफ 5% इन्फ्लेशन वो सेम एप्पल जो 100 रुपए का आ रहा था, अब वही एप्पल 105 रुपए का आ रहा है। वही एप्पल 105 रुपए का आ रहा है। फॉरगेट फाइनेंस, फॉरगेट ऑल सच टेक्निकल बुलशिट, कॉमन सेंस लगा के बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट करके फायदा हुआ या नुकसान? आपको इन्वेस्टमेंट करके फायदा हुआ या नुकसान?
कॉमन सेंस से बताओ। पीपल इन द क्लास, पीपल इन द क्लास। मुझे बेसिक लेक्चर्स इतने पसंद है ना, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक्स होने के बाद भी वही आपके थॉट्स को इवॉल्व करते हैं। लॉस, क्योंकि आपको खुद को समझ में आ रहा है कि यार अगर 0 पॉइंट पे मैं खड़े होता तो एटलीस्ट एक एप्पल तो खा पाता, एटलीस्ट एक एप्पल तो खा पाता 0 पॉइंट पे खड़े होके। लेकिन अब मैं 1 साल के बाद जब खड़ा हूं, व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सर फर्स्ट ईयर के एंड में क्यों खड़े हो गए? क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया था ना, तो पैसा बचा ही नहीं 0 पॉइंट पे। अब 1 साल बाद जब वो पैसा मिला तो मैं एक एप्पल भी नहीं खरीद पा रहा हूं, लॉस की फीलिंग आई। मतलब इन्वेस्टमेंट करके लॉस हो गया उल्टा। 3% रिटर्न कमाया, उसके बाद भी आप बोल रहे हो लॉस हो गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ध्यान से सुनो। आपने बोला कि 1 साल तक मैं पैसा यूज नहीं कर पाया। जैसे यार मैं किसी को अपनी गाड़ी रेंट पे दूंगा तो उससे पैसा वसूलेंगे कि नहीं, रेंट। जैसे मैं किसी से अपना रूम रेंट पे लिया, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली, तो सामने वाला जब आपको बिल्डिंग रेंट पे देता है तो उस पे कमाने के लिए रेंट लेता है। तो अगर आपने मुझे अपना पैसा रेंट पे दिया है तो आप कमाने के लिए रिटर्न में कुछ लोगे कि हाँ 3% कमाया। लेकिन डू यू रियलाइज, आप बोलोगे कि भाई साहब रुको, वो 100 रुपए की वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आज मार्केट में 105 है। मतलब 100 रुपए के, आपने मुझे 100 रुपया देगा, जब मैं आपको 105 रुपया वापस दूं ना, तो भी आपने कुछ नहीं कमाया। मतलब डू यू अग्री, 5 रुपया 5% तो आपको सिर्फ इन्फ्लेशन के कॉम्पनसेट करने के लिए चाहिए, रिटर्न तो अभी तक आपने कमाया भी नहीं है। अगर आपको टोटल कमाना है, अगर आपको टोटल कमाना है तो कितना कमाना है? आप बोलोगे 3%। 3 रुपया तो कमाई का चाहिए, 5 रुपया इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट करने का चाहिए, टोटल मेरी रिक्वायरमेंट 8% है। पीपल, कुड यू ऑल अंडरस्टैंड इस एग्जाम्पल के थ्रू कि योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इवन इफ यू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी, अगर मैंने रिस्क फ्री सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट किया ना गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को बोलूंगा गवर्नमेंट 3 रुपया दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरा लॉस हो जाएगा, एप्पल भी नहीं खरीद पाऊंगा। तो पहले तो जितना इन्फ्लेशन है ना एक्सपेक्टेड, समझो आपको लग रहा है 5% एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, तो आप बोलोगे 5% तो मुझे वो कमाना है इन्फ्लेशन का, क्योंकि वो मेरी कमाई नहीं, वो तो सिर्फ मेरे पैसे की वैल्यू मेंटेन करके रखेगा। 100 रुपए की वैल्यू 105, मतलब एक एप्पल की ही वैल्यू है अभी भी, पहले भी एक एप्पल आ रहा था, एक भी एप्पल आ रहा है, तो 105 आप दोगे जब मैं पार पे आऊंगा। और अब उसके ऊपर मेरी कमाई स्टार्ट होगी 3%, विच इज एक्चुअली माई अर्निंग, हेंस माई टोटल रिटर्न फ्रॉम यू गवर्नमेंट इज 8%। क्या मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कन्वे कर पाया, हाँ या ना? पीपल इन द क्लास, पीपल इन द क्लास, हाँ या ना? कर पाया ना? कर पाया ना? तो देखो देखो, ये जो 3% का रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसको आप बोलते हो रियल रिस्क फ्री रेट, है ना? मतलब हमने जब गवर्नमेंट को पैसा दिया तो उसमें रिस्क नहीं है, हमने जब गवर्नमेंट को पैसा दिया तो उसमें रिस्क नहीं है, उसको रिस्क फ्री बोला, रिस्क फ्री बोला। और ये वर्ड रियल क्यों बोला? क्योंकि इसमें हमें इन्फ्लेशन भी अभी इंक्लूड नहीं किया। हमने बोला आपने हमारा पैसा यूज किया इसलिए हम 3% कमाना चाहते हैं, लेकिन 3% के साथ साथ 3% के साथ साथ हम एक और चीज क्या कमाना चाहते हैं? इन्फ्लेशन प्रीमियम। क्यों? क्योंकि वो परचेजिंग पावर का लॉस हो गया ना, परचेजिंग पावर का लॉस हो गया। 100 रुपए में तो एप्पल भी नहीं आ रहा है, 105 में आ रहा है, तो वो परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन प्रीमियम भी चाहिए। This is what is called as total risk free rate, nominal risk free rate, मतलब रियल रिस्क फ्री रेट। मुझे इसका प्रेजेंटेशन सोचने दो कैसे किया जाए, बट आप फॉर नाउ समझ जाओ, रियल रिस्क फ्री रेट में जब आप इन्फ्लेशन ऐड करते हो तो उसको नॉमिनल रिस्क फ्री रेट बोला जाता है। और मार्केट में कभी रियल प्रिवेल नहीं करता, मार्केट में तो हमेशा नॉमिनल ही प्रिवेल करता है। मुझे एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस बताओ यार, आप जब बैंक जाओगे और बैंक से बोलोगे बैंक एफडी करना है, क्या बैंक आपको ऐसे बोलेगा ले भाई 3% तो ये ले ले, और इन्फ्लेशन 4% चल रहा है तो 4% ये ले ले तेरा टोटल 7%? बैंक ऐसे समझाने बैठता है क्या? नहीं, बैंक तो बोलता है कि देखो हमारा रेट ऑफ रिटर्न 6.5 चल रहा है फिक्स, अब आप बैक कैलकुलेट कर लो उसमें इन्फ्लेशन कितना, वो इन्फ्लेशन हटा लो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपने रियल रिस्क फ्री रेट कितना कमाया। मतलब आई यू अंडरस्टैंडिंग? हमारे आसपास जो एक्चुअल वर्ल्ड है वहां सब कुछ रियल, वहां सब नॉमिनल चलता है। जितने भी रेट आज कोई भी किसी को कोट करता है कि भाई साहब लोन लेना है, किस रेट पे मिलेगा, बोले 15% में मिलेगा, तो वो सब नॉमिनल है। नॉमिनल में सब कुछ इंक्लूड होके आता है। वो बोलते हैं कि आज अगर आपने हमसे 100 रुपए लिए हैं और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो आपको 108 देना है। अब 108 में आपने इन्फ्लेशन के नाम पे कितना गया और आपने रियली कितना कमाया वो आपका मैटर है।
क्या मैं आपको कन्वे कर पाया कि एक्चुअल वर्ल्ड में आसपास सब कुछ नॉमिनल चलता है? क्योंकि बैंक भी जाते हो तो बैंक ऐसा नहीं बोलता रियल ले ले और इन्फ्लेशन ले ले, करेक्ट? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, 1 सेकंड रुक जाओ, म्यूट करने दो। ऑल राइट, तो जवाब दो ना यार। जसवंत, अभिनव, कुहू, शिवा, everyone else who's listening the lecture. Tushar, wow, just saw your name. Tushar, are you still here watching me? Tushar, are you still here watching me? अरे क्लास के बच्चे लोग ऑडियो विजुअल है कि नहीं? ऑडियो आ रहा है ना? हाँ, तो जवाब ये दो कि भाई हमें चीज समझ में आ रही क्या कि हाँ यार, हमें टोटल कितना कमाना है नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑटोमेटिकली कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, रियल रिस्क फ्री एंड इन्फ्लेशन प्रीमियम, करेक्ट? अब इसके बियॉन्ड, अब आपने जब मुझे 100 रुपए दिए, आपने जब मुझे 100 रुपए दिए, तो आपको 100 रुपए देते टाइम मन में डर लग रहा है क्या कि सर भाग ना जाए पैसा लेकर? सही बताओ, अच्छा बनने की कोशिश मत करो, सही बताओ, अपने अंदर की आवाज से बताओ कि अगर आप मुझे आज 1 लाख रुपया दोगे तो क्या आपको मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा क्या कि सर कल को अपना फोन उठाना बंद ना कर दे? हाँ या ना? बोलो यार, बोलो। क्या आपको मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा क्या कि सर डिफॉल्ट ना कर दे, पैसा लेके भाग ना जाए? रहेगा? अंदर से आवाज तो यही आ रही है कि सर डर तो रहेगा, राइट? तो एक चीज बताओ मेरे भाई, एक चीज मेरे बताओ, आप बोलोगे कि सर जब हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे थे आजकल के बच्चों में वो बात ही नहीं रही यार। आजकल के बच्चे अपने टीचर्स के सामने, टीचर्स के मुंह पे टीचर्स की बुराई करने में डरते नहीं है। कुहू, क्या चल रहा है ये सब? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप बोलोगे कि सर जब हम गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया देते हैं ना तो उस पर हमें 8% का रिटर्न मिलता है। मैंने पूछा उस 8% का ब्रेकअप तो बताओ, मैंने पूछा उस 8% का ब्रेकअप तो बताओ, तो आपने बोला कि सर मिला 8 था, अंदर की बात बताते मिला 8 था, लेकिन सर क्या करें, इन्फ्लेशन ही 5% हो गया, मतलब हम इफेक्टिवली कितना कमा पाए, हम 3 ही कमा पाए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने बोला जब गवर्नमेंट से 8 कमाना चाहते हो तो मुझसे कितना कमाना चाहते हो? तो आप बोले कि सर गवर्नमेंट जिसमें हमें कोई रिस्क नहीं लगती उससे अगर हम 8% कमा लेते हैं, गवर्नमेंट जिसमें हमें रिस्क नहीं लगती अगर उसमें 8% कमा लेते हैं, तो आपको पैसा देने में तो रिस्क है ना, गवर्नमेंट में भागेगा कहां सर, आप तो भाग जाओगे। तो रिस्क लेने की वजह से उनसे जो कमा रहे थे वो रिस्क फ्री रेट है 8% का। बिना रिस्क लिए अगर रिस्क फ्री मैनर में 8% मिल रहा है तो रिस्क लेकर तो हमें 8% के कुछ ऊपर मिलना चाहिए। उसको पता है क्या बोलते हैं? वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न यू वांट टू अर्न, दैट एक्स्ट्रा रिटर्न यू वांट टू अर्न फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क इज कॉल्ड एज रिस्क premium, is called as risk premium. The extra return you want to take for taking additional risk, extra risk, is called as extra premium. तो आपको लगा कि सर जितनी रिस्क आप में है ना, हम 2% आपसे ज्यादा कमाना चाहेंगे। आपसे अगर पैसा कमा रहे तो 2% ज्यादा कमाना चाहेंगे, मतलब हम टोटल 10% कमाना चाहेंगे आपसे। मतलब अगर वो 100 रुपया आपने गवर्नमेंट को दिया तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8 था, लेकिन वही 100 रुपया अगर मुझे दोगे तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 होगा। आर यू प्लीज अंडरस्टैंडिंग? योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकन। द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिस्क प्रीमियम। देखो वर्ड रिस्क आ रहा है, लेकिन वर्ड के बाद, रिस्क के बाद वर्ड क्या आ रहा है? प्रीमियम, मतलब रिटर्न, रिटर्न फॉर टेकिंग दैट एक्स्ट्रा रिस्क। सो द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिस्क प्रीमियम यू वांट टू अर्न। द मोर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी द मोर रिटर्न यू वांट टू अर्न। और रियल रेट ऑफ रिटर्न तो आपकी एक्चुअल रियल रिटर्न होता है जो आप कमाते हो। Could I comfortably explain the entire concept along with whatever
practical examples I could give? बता दो भाई, बोल दो यार, बोल दो, कह दो ना। सेट आई ऑल, सेट आई ऑल, क्या समझ पाए? तो सर, तो सर एक्चुअल में पता है क्या, एक्चुअल में पता है क्या, इसके नीचे एक टेबल है, इसके नीचे एक टेबल है, वो टेबल मैं समझाना तो चाह रहा हूं बट वेट कर रहा हूं। यस, ये टेबल से रिलेटेड हम कुछ समझेंगे बट एक और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, जो कॉन्सेप्ट अभी आगे थोड़े टाइम में आएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो, ये ऊपर वाला बॉक्स, नीचे वाला सर्कल हम लोग फिर आराम से देखते हैं। करेक्ट सर। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको जो सीखने की जरूरत है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं यार, ये तो मैं श्योर हूं आप सीए इंटर लेवल पे पढ़ के आ रहे हो, ये तो उल्टा आप मुझे सिखा सकते हो। बताओ भाई, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन समझाने वाला है मुझे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन समझाने वाला है मुझे? आईआरआर सीए इंटर में हर किसी ने एकदम अच्छे से पढ़ रखा है, प्लीज बताइए आईआरआर का मतलब क्या हुआ? रेट एट विच एनपीवी इज जीरो, क्या बात है सर, इतना घोट घोट के पिला दी ना हमें लाइन। रेट एट विच एनपीवी इज जीरो इज माई आईआरआर। मीनिंग बता दो ना यार, मीनिंग। ये तो, ये मीनिंग नहीं है, मतलब ये अगर इमेजिन करो मुझे फाइनेंस नहीं आता है, अगर किसी को फाइनेंस नहीं आता और अगर उसको समझाना पड़ जाए कि आईआरआर कितना, तो कैसे समझाओगे? कुहू ट्राई तो करो, अभिनव, शिवा, जसवंत, एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग द लेक्चर, तुषार इफ यू आर वाचिंग आप ट्राई कीजिए, अंशु इफ यू आर वाचिंग द लेक्चर आप ट्राई कीजिए, आईआरआर को समझाने की कोशिश कर दो बस एक बार, बस। टेक योर टाइम, ट्राई एंड एक्सप्लेन। Rate at which present value of future cash flows is equals to the cash outflow today. जसवंत, ओके 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 ओके, मतलब मैं समझू क्या इससे यार भाई? ये तो आप मैथ्स बता रहे हो, मतलब मैं कैसे समझाऊं किसी एक अननोन बंदे को? समझना चाहोगे क्या? समझना चाहोगे कि उस कॉम्प्लिकेटेड मैथ और फॉर्मूले, वो टेक्निकलिटीज के पीछे का कॉमन सेंस क्या है? समझना चाहोगे क्या उस रेट से मैं समझू क्या? सर जिस तरीके से आपने हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न समझाया, जिस तरीके से आपने रिक्वायर्ड समझा, उस तरीके से ये भी समझे क्या? अविनाश, अभिनव, अभिनव, ये जो आपने डेफिनेशन बोल दी ना, मिनिमम टू बी अर्नड, मिनिमम टू बी अर्न तो भाई साहब रिक्वायर्ड होता है, दिस इज द मिनिमम रेट आई वांट टू अर्न, दिस इज द मिनिमम आई वांट टू अर्न, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द रिस्क आई टेक। आईआरआर एग्जैक्टली क्या रेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट, तो मैं सोच रहा हूँ उसके पहले हम लोग एक 10 मिनट का ब्रेक ले लें। कैन वी ऑल पीपल इन द क्लास मीट बैक एट 10:15? पीपल 10:15 पे मिले, और y'all say, जब तक आप आईआरआर के बारे में और सोच सकते हो, ब्रेक में कोशिश करना एक्सप्लेन कर पाओ आके। चलिए, ऑल राइट, सो सी ऑल एवरीवन एट 10:15, बाय बाय।
ऑल राइट, सो पीपल हैव टू ऑल कम बैक। एक बार क्विक अपडेट कर दो, ब्रेक के बाद सब लोग वापस आ गए हो क्या? अच्छा, और एक और चीज बताओ, ऑडियो वीडियो मतलब इन द सेंस ऑडियो वॉइस सफिशिएंट है? आई होप इट्स नॉट क्वाइट लो, ऑडियो इज नॉट लो। One second, I need to hear my own voice in the mobile phone. One second, I need to hear my own voice in the mobile phone. Yep, cool. Rest of you guys, have you come back? People, please. Great then. All right. All right. So let's start to learn something called as IRR. So let me tell you, it was a fun in the sense that, sir, IRR is not a kind of return actually. People in the class, Kuhu, the rate at which future cash will be greater than the initial cash outflows. Okay, Shiva, you have come back, है ना? So let me everyone try and teach you. जैसे expected rate of return होता है कि यार हमें क्या लगता है हम कितना कमा पाएंगे, हमें क्या लगता है हम कितना कमा पाएंगे बेस्ड ऑन आवर एस्टिमेट्स, रिक्वायर्ड था, हमें कितना कम से कम कमाने की जरूरत है वो रिक्वायर्ड था। वैसे बात बताऊं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कोई रिटर्न है ही नहीं। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न खुद में कोई रिटर्न नहीं है, इट इज रादर पीपल इन द क्लास इज रादर अ टेक्निक। टेक्निक की स्पेलिंग क्या होती है? TECHNIQUE। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट, और अगर कहीं आपको मेरी स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है तो प्लीज मेरी हंसी ना उड़ाए, आई एम वेरी वीक इन दैट, अभी से बता देता हूँ, ठीक है? तो सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कोई रिटर्न का टाइप नहीं, वो तो एक टाइप की टेक्निक है जो रिटर्न कैलकुलेट करने में मदद करती है। रिटर्न कैलकुलेट करने में मदद करती है, मतलब ये भाई ध्यान से सुनो, जब आप 100 रुपए लगाते हो, सब लोग ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा। जब आप 100 रुपए लगाते हो और उसके अगेंस्ट 115 कमाते हो, 100 रुपए लगाए, आज आउटफ्लो आपके पॉकेट से हुआ 100 रुपए का, उसके अगेंस्ट इनफ्लो आपके पॉकेट में होगा 115 का। आप में से हर कोई ये वाला फॉर्मूला लगा के बोल सकता है कि सर हमने 15% रिटर्न कमाना एक्सपेक्टेड है ना? हमें 15% रिटर्न कमाना एक्सपेक्टेड है क्योंकि लगाया 100 है सर, और हमें ऐसा लगता है हमारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हम 115 रिसीव करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, करेक्ट? और अगर यही चीज पास्ट की इंफॉर्मेशन हो, देखो या तो ये फ्यूचर का डेटा हो सकता है, फिर पास्ट का भी डेटा हो सकता है कि एक साल मैंने 100 रुपया लगाया था, वो एक साल हो चुका है, आज जब मैं 115 रुपया रिडीम कर रहा हूं, 115 रुपया जब मुझे वापस मिला तो मैंने 15% रिटर्न कमाया। मतलब कहने का मतलब लॉजिक रिमेन्स द सेम। ये लॉजिक वैसे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर का फॉर्मूला है, बट अगर एक साल का टाइम पीरियड अगर पास्ट का हो तो भी लॉजिक रिमेन्स द सेम, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर मल्टीपल पीरियड्स इन्वॉल्व है तो, मतलब फ्यूचर हो या पास्ट, उससे बियॉन्ड आ जाओ, उससे हट जाओ। अभी मैं कह रहा हूं, अब एक सिंगल साल होता है ना भाई साहब कि 100 रुपया लगाया, एक सेकेंड ना, 100 रुपया लगाया और 115 मिला, तो सबको इजी टू इमेजिन होता है कि हाँ ठीक है यार, ऊपर कुछ तो मिला, कमाया। लेकिन अभी मेरी सिचुएशन समझो, 100 रुपया लगाया, 60 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में कमाया, उससे 100 रुपया आउटफ्लो था, 60 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड के कमाया, और 60 रुपीज सेकेंड ईयर के एंड में कमाया, उससे उस 100 रुपए से जो 0 पॉइंट पे लगा, कितना कमाया परसेंटेज टर्म्स में बता सकते हो? 2 साल में ऑन एन एवरेज कितना कमाया परसेंटेज टर्म्स में? नहीं सर, नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि सर ये तो कॉमन सेंस फील हो रहा था, ये कॉमन सेंस की तरह सर फील नहीं हो रहा है, करेक्ट? मतलब जब मल्टीपल टाइम पीरियड्स हो तो ये सोच पाना मुश्किल होता है, ऐसे नॉर्मल सेंस में ये फॉर्मूला लगा पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो टेक्निक बनी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिटर्न, द परसेंटेज ऑफ रिटर्न, उस टेक्निक का नाम है आईआरआर। आईआरआर कोई टाइप ऑफ रिटर्न नहीं, ये तो एक टेक्निक है। अब जैसे ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक साल का था, यहां पे अगर 2 साल के कैश फ्लोज हो तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे? आईआरआर की इस टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे कि सर आज मैंने 100 रुपया लगाया है,
उससे 60 रुपया कमाना एक्सपेक्टेड है 1 साल बाद, और फर्दर 60 कमाना एक्सपेक्टेड है 2 साल बाद। मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग में 60 साल अगले 2 सालों में हर साल रिसीव करूंगा, तो अकॉर्डिंगली मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम कितना, वो आईआरआर की टेक्निक बताएगी। और ये बात भी कॉमन सेंस क्लियर है कि सर अगर 100 रुपया पॉकेट से लगाया और मिलेगा इन टोटल 120, मतलब कुछ तो कमा रहे हैं। पॉकेट से लगाया 100 है और मिलेगा इन टोटल 120, मतलब कुछ तो कमा रहे हैं, लेकिन कितना कमा रहे हैं वो हमारे कॉमन सेंस से हमें पता नहीं चल रहा है। वो आईआरआर की टेक्निक है जो बताएगी कितना कमाया। क्या आप मेरी बात के पीछे का सेंस फील कर पाए, हाँ या ना, पीपल इन द क्लास? मतलब आईआरआर वो टेक्निक है जो बताती है आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा अगर हमें कोई इन आउटफ्लो बता दे और अगर हमें कोई इनफ्लो बता दे। अगर हमें कोई आउटफ्लो बता दे और अगर हमें कोई इनफ्लो बता दे, तो आईआरआर वो टेक्निक है जो फाइंड आउट करके बता सकती है उस आउटफ्लोज और इनफ्लोज के बेसिस पे कि आपका रेट ऑफ रिटर्न उस आउटफ्लो इनफ्लो से कितना था। क्योंकि ये मुझे समझ में आ रहा है, मैंने 20 रुपया कमाया, लेकिन थोड़ा सा गफला हो रहा है। क्या गफला हो रहा है सर? गफला हो रहा है कि 1 साल में कुछ पैसा 1 साल में मिला, कुछ पैसा 2 साल में मिला, तो ऑन एन एवरेज कितना कमाया, वो सब कैलकुलेशन दिमाग में नहीं बैठता है सर डायरेक्टली। यहाँ बैठ रहा था कि 15% कमाया क्योंकि टाइम पीरियड 1 साल था, कैश फ्लो भी एक ही बार मिला, तो देखो ऑन एन एवरेज मैंने 15 कमाया। यहाँ ऑन एन एवरेज कितना कमाया नहीं पता चल रहा है, कौन बताएगा? आईआरआर की टेक्निक बताएगी। आर यू प्लीज अंडरस्टैंडिंग? आईआरआर खुद में कोई टाइप ऑफ रिटर्न ही नहीं, वो तो एक टेक्निक है जो बताती है कि आप एक्चुअल में कितना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, मल्टीपल पीरियड्स है, या फिर कितना एक्चुअल में रिटर्न था। अगर पास्ट का डेटा देंगे कि हाँ सर 2 साल पहले 100 रुपया लगाया था, लास्ट ईयर 60 मिला, इस साल 60 मिल गया, पास्ट का डेटा है तो पास्ट का एक्चुअल रिटर्न बोल देंगे, फ्यूचर का डेटा है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल देंगे, बट इट इज अ टेक्निक एक्चुअली। सेटल्ड आर यू ऑल? क्या आप उस बचपन के स्कैम से बाहर आ चुके हो जो हमें पढ़ा दिया जाता था? मैं बोलता हूं हमें टेक्निकल, दुनिया को टेक्निकल थोड़ी बनाना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है। कंफर्ट हो तो हाँ बोल दो, डिस्कंफर्ट हो तो ना बोल दो। ना भी सुनना एक्सेप्टेड है, सिर्फ हाँ सुनना एक्सेप्टेड नहीं है। मैं 2 बार और समझा दूंगा, बट प्लीज रिप्लाई, दैट इज वेरी मच नीडेड। ये इंश्योर करा दो कि हाँ सर आपने जो बात बोली वो हमारे दिमाग में बैठ रही है। पीपल प्लीज बोलो। हो माय गॉड, अब सर आईआरआर के पीछे का, आईआरआर के कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक क्या है? आईआरआर के कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक क्या है? राइट तो लिखने में तो मैंने भी यही लिखा है सर, आप भी है ना, दुनिया भर का ज्ञान दिया, हमारी सारी डेफिनेशंस को आपने झूठ बोल दिया, लेकिन लिखने में तो आपने यही लिखा। पता है क्यों? क्योंकि जो मैंने समझाया वो किसी बुक में लिखा नहीं है। जो मैंने समझाया ना वो कभी कोई किसी बुक में नहीं लिखता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है उसकी। राइट मैं कोशिश करूंगा इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की, है ना, बट यहाँ ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है, इट इज अ टेक्निक it is a technique. This technique is used to determine the compounded rate of return. हम कितना रिटर्न एक्चुअल में अर्न कर पाए अगर पास्ट का डेटा है तो, या फिर एक्चुअल में कितना अर्न कर पाएंगे अगर फ्यूचर का डेटा है तो। पास्ट का डेटा, ये जो एक्सपोस्ट डेटा है ना, एक्सपोस्ट वर्ड को ही कट कर दो, है ना, उसको सिंपल लिख दो अपने तरफ से पास्ट डेटा, और एक्सेंटेड डेटा वर्ड को कट कर दो और यहाँ लिख दो फ्यूचर डेटा। अगर पास्ट का डेटा है तो हम एक्चुअल में कितना अर्न कर पाए, फ्यूचर का डेटा है तो एक्चुअल में कितना अर्न कर पाएंगे, ये बात आईआरआर की टेक्निक बताती है। करेक्ट? तो सर जैसे कि है सर हमारे पास डेटा है, इस डेटा को टाइमलाइन पे प्रेजेंट करें। क्योंकि मैं बताऊं सीए फाइनल एएफएम में सिर्फ उसी स्टूडेंट की जीत है जो डेटा को टाइमलाइन पे प्रेजेंट कर पाता है। मतलब हम क्या करेंगे, पूरे सीए फाइनल एएफएम की लर्निंग के दौरान हम चीजों को टाइमलाइन पे प्रेजेंट करना सीख जाएंगे। क्योंकि टाइमलाइन पे प्रेजेंटेशन हो गया मतलब अपना इमेजिनेशन स्ट्रांग है और हमारा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेबिलिटी स्ट्रांग है। देखो देखो ये तो बहुत इजी प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो आप खुद ही कर पाओगे, है ना, बट स्टिल क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 0 ईयर पे 110 का आउटफ्लो है, उसके अगेंस्ट सर मुझे 11 रुपीज का इनफ्लो होगा और 121 का इनफ्लो होगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एंड में। तो दिस इज माई 0 पॉइंट, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज 2 ईयर। अब सवाल आता है कि यार अगर आउटफ्लो हुआ 110 का और टोटल इनफ्लो हुआ 132 का, तो 110 लगा के जब 132 मिला तो कुछ तो कमाया। 110 लगा के अगर 132 मिला है रिटर्न में तो कुछ तो कमाया, दिख ही रहा है ना क्लियरली, कम से कम 22 रुपीज तो कमाया ही है, क्लियर दिख गया।
एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचना आसान है, परसेंटेज टर्म्स में कितना कमाया वो कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक बनी उसका नाम है आईआरआर। 10 बार एक्सप्लेन कर दिया, ये लास्ट था, है ना। अब सवाल आता है सर कैलकुलेट करे कैसे, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर पीवी और एफवी और इंटरेस्ट रेट के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। पीवी, एफवी और इंटरेस्ट रेट के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या होती है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं पीवी प्लस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट बोल दो, इज इक्वल्स टू एफवी। मतलब आज अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, आज अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, करेक्ट, तो उसमें एक पर्टिकुलर रेट से अगर कोई इंटरेस्ट ऐड कर दे तो वो फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। बल्कि इंटरेस्ट ऐड ही पता है क्यों होता है, ऐड ही पता है क्यों होता है। आप मेरे से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे, क्योंकि आपका पैसा 1 साल तक मेरे पास रखा था, या फिर आपका पैसा 1 साल तक गवर्नमेंट के पास रखा था, तो उस टाइम के लिए जब हमने पैसा यूज किया तो हमें एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ा। तो लिया 0 पॉइंट पे, टाइम के लिए पैसा यूज किया, इसलिए इंटरेस्ट रेट देना पड़ा, तो पैसा रिटर्न कब करेंगे, वो टाइम खत्म होने के बाद। इसीलिए इसको नाम दिया गया फ्यूचर वैल्यू। करेक्ट, करेक्ट। कि पीवी में जब इंटरेस्ट ऐड होता है तो फ्यूचर वैल्यू आ जाता है। मतलब आज अगर आपने किसी से लोन लिया, आज अगर आपके पास से कोई आउटफ्लो हुआ है, तो कि विद इंटरेस्ट इतना इनफ्लो मिलेगा। या फिर आज अगर आपने किसी को में इन्वेस्ट किया, आउटफ्लो किया, तो विद इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इतना फ्यूचर वैल्यू, इतना इनफ्लो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक, राइट। तो सर अगर कोई मुझे पीवी बता दे, मुझे कोई इंटरेस्ट बता दे, तो मैं उसको बता सकता हूं ना। 100 रुपया है, अगर कोई बता दे कि हाँ मैं 10% कमाना चाहता हूं, तो मैं बता सकता हूं ना कितना फ्यूचर वैल्यू आपको रिटर्न मिलना चाहिए। ट्रू। तो सिमिलरली अदरवाइज भी तो बोल सकता हूं कि सर अगर मुझे पीवी पता हो, मुझे एफवी पता हो, तो क्या मैं ये बैक कैलकुलेट नहीं कर सकता मैंने कितना रिटर्न कमाया। अगर मुझे पीवी पता हो, मुझे एफवी पता हो, तो क्या मैं ये बैक कैलकुलेट नहीं कर सकता कि मैंने रिटर्न कितना कमाया। कर सकते हैं ना। तो वो आर को बैक कैलकुलेट करने की टेक्निक, आर को बैक कैलकुलेट करने की टेक्निक ही तो आईआरआर होती है। वो आईआरआर होती है जो उस आर को, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीवी एंड एफपी, वो उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आर ही तो है। उस आर ही को तो बैक कैलकुलेट करने की टेक्निक आईआरआर होती है, राइट। वो कैसे करें सर, वो पीवी और एफवी के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करके करें सर। जैसे जैसे हमें पता है, हमें पता है कि एफवी, एफवी में से अगर मैं इंटरेस्ट हटा दें, एफवी में से अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो पीवी बन जाता है। पीवी प्लस इंटरेस्ट अगर एफवी है, मतलब एफवी में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो एक काम करते हैं ना, उस एफवी में से इंटरेस्ट का एलिमेंट हटा दो, इंटरेस्ट का एलिमेंट हटा दो, तो पता चल जाएगा पीवी कितना। मुझे यहां पे एक रेस्पॉन्स चाहिए। क्या आप मुझे यहां तक फॉलो कर पा रहे हो, क्योंकि यहां पे मुझे खुद पे डाउट आ गया कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एवरीवन इन द क्लास, जो लोग प्लीज क्लास में सुन रहे हो मेरी बातों को, एक बार रिस्पॉन्ड करो ना, रिलेट कर पा रहे हो क्या पीपल, प्लीज। क्योंकि क्या होता है ना, ये चीजें आपने बचपन में पढ़ी है, इंटर में भी पढ़ी है, बट किस तरीके से आपको समझाई गई है मुझे वो नहीं पता है। तो जो लोग सुन रहे हो, अल्ट्रा क्विक रिस्पॉन्स once is needed. How comfortable are you with whatever I'm speaking? I'm yet to explain the things completely, but how comfortable are you? People in the class, please. Abhinav, yes. Kohu, yes. क्लास के बच्चे वे लोग यस नो बोलो। है ना, मुझे 1 मिनट कुछ सोचने दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हम्म, तो सर हमें समझ में आता है कि पीवी में इंटरेस्ट ऐड करो तो एफवी आता है, करेक्ट। तो इससे मैं ऐसा भी कंक्लूड कर सकता हूँ क्या, इससे मैं ऐसा भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर अगर मुझे पीवी कैलकुलेट करना है, तो जो भी मेरी फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि फ्यूचर में तो विद इंटरेस्ट ऐड होके आया होगा सर, कोई भी वैल्यू फ्यूचर में पहुंची इसलिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, तो उसमें से इंटरेस्ट अगर मैं अलग हटा दूं, इंटरेस्ट अगर मैं अलग हटा दूं तो मुझे पीवी मिल जाएगा। एफवी में से इंटरेस्ट अलग हटा दूं तो पीवी मिल जाएगा। लेकिन आपको भी पता है सर ये फाइनेंस का वर्ल्ड है, यहाँ कोई इंटरेस्ट रुपीस में नहीं चलता है कि 100 रुपए का पीवी था, 10 रुपए का इंटरेस्ट तो एफवी 110 का। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ तो सर सब कुछ परसेंटेज में चलता है।
हमारे यहाँ रेट किस में चलता है, परसेंटेज की टर्म्स में चलता है। मतलब सर एक्चुअल में अगर किसी को इंटरेस्ट ऐड करना हो, एक्चुअल में किसी को इंटरेस्ट ऐड करना हो तो वो ऐड कैसे करते हैं, लेट मी शो यू ऐड कैसे करते हैं। या फिर किसी को एक्चुअल में इंटरेस्ट एलिमिनेट करना हो, हम इतना तो पढ़ के आ चुके हैं कि मुझे अगर डायरेक्टली एलिमिनेशन सिखाना है तो कैसे सिखाऊंगा। सर कैसे एलिमिनेट करते हैं एक्चुअल में इट हैपेंस लाइक सर इसी चीज को फिर से अब मैं नीचे लिख रहा हूं, है ना, अब आप रिलेट कर पाएंगे। एलिमिनेट कैसे करते हैं सर, हमें पता है पीवी मतलब -110 इज इक्वल्स टू ये एफ वी में से इंटरेस्ट एलिमिनेट करना, मतलब एफ वी में से इंटरेस्ट एलिमिनेट करना मतलब कैन आई से एफ वी की डिस्काउंटिंग कर देना, एफ वी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। पीपल इन द क्लास प्लीज, एफ वी में से इंटरेस्ट एलिमिनेट करना मतलब एफ वी को डिस्काउंट कर देना, एफ वी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर देना। पीपल, क्योंकि इंटरेस्ट एलिमिनेट कैसे किया जाता है एसएफएम में, डिस्काउंटिंग से। इंटरेस्ट ऐड कैसे किया जाता है, कंपाउंडिंग से। एलिमिनेट किया जाता है डिस्काउंटिंग से। बेसिक्स क्लियर है आई होप, है ना। ये मतलब फाइनल लेवल पे आके चीजें नहीं सीखेंगे यार, कहीं तो मुझे खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा कि इसके नीचे मुझे नहीं जाना है। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो सर एफवी में से इंटरेस्ट एलिमिनेट करना मतलब एफवी को डिस्काउंट करना। तो चलो एफवी को डिस्काउंट करते हैं ना। दो एफवी से, एक 11 रुपया मिला, एक 121 रुपया मिला, दो एफवीज मिले, करेक्ट। ठीक है सर, किस रेट पे डिस्काउंट करना है, अरे सर वही तो पता लगाना है कि वो कौन सा रेट है, ऐसा कौन सा रेट है जिस रेट से अगर हमने डिस्काउंट किया, वो कौन सा रेट है जिस रेट से 11 को एक साल के लिए डिस्काउंट किया और 121 को 2 साल के लिए डिस्काउंट किया, है ना। एक मिनट रुक जाओ, आर का कलर बदलने दो। हाँ सर, वो कौन सा रेट है जिससे 11 को एक साल के लिए डिस्काउंट किया, 121 को अगर 2 साल के लिए डिस्काउंट किया। तो सर इससे जो है, इससे जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू, इससे जो है जो फ्यूचर वैल्यू में से मैंने इंटरेस्ट एलिमिनेट किया है, ये एलिमिनेशन वाला पार्ट, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110 के बराबर आ जाए। आई यू अंडरस्टैंडिंग। इस सिंपल इक्वेशन से मैं वो आर बैक कैलकुलेट कर सकता हूं जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे पीवी पता है, मुझे एफपी पता है। और पीवी और एफपी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है कि आपने आर कितना कमाया, वो आर आप इस तरीके से बैक कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे पता है आपने सीए इंटर में ये चीज सीख चुके हो, बट मुझे नहीं पता आपने इसका लॉजिक कितना इंटेंसली सीखा था, इसलिए पूरी चीज हमने फिर से रिपीट की। आर कैलकुलेट कैसे करना है वो भी अपना कंसर्न नहीं है। आपको याद है कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड जैसा वर्ड आपने बचपन में सीखा होगा पीपल, ट्रायल एंड एरर मेथड, पीपल इन द क्लास। हम ट्रायल एंड एरर मेथड से पता लगाते थे, करेक्ट। तो कैसे सीखेंगे, हम बोलेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। एक सेकेंड ना, करेक्ट, वो सब बाद में सीखेंगे। बट हमें ये तो समझ में आ गया कि सर कोई तो तरीका होना चाहिए आर को बैक कैलकुलेट करने का। ये जो हम आर बैक कैलकुलेट करते हैं ना, ये जो हम आर बैक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो वो दैट इज माय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की उस टेक्निक से हमें पता चला आर 10% है। मतलब अगर मुझे 110 लगाना पड़े जीरो पॉइंट पे, और उसके अगेंस्ट मुझे 11 फर्स्ट ईयर के एंड पे मिले, 121 सेकेंड ईयर के एंड पे मिले, तो मैंने पर एनम बेसिस पे ऑन एन एवरेज पर एनम बेसिस पे कितना कमाया इस इन्वेस्टमेंट से, मैंने कमाया 10%। चलो एक बार 10% की वैल्यू रख के डिस्काउंट करके देखो ना, क्योंकि देखो अभी तो मुझे पता है तो मैंने नंबर्स ही उस हिसाब से पुटअप किए। फिर भी फॉर योर सेटिस्फेक्शन एक बार आर की वैल्यू 10 रखते हैं, आर की वैल्यू 10 रखते हैं और डिस्काउंट करके देखते हैं कि आंसर 110 आता है क्या। कैलसी हाथ में उठाइए प्लीज। क्लास में कोई है क्या जो अभी बिल्कुल आराम से ऐसी मस्त पोजीशन पे लेट के देख रहा हो लेक्चर, राजा की तरफ। तो थोड़ा सा कष्ट दीजिए अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने कैलकुलेटर को, और कैलसी हाथ में लीजिए और आइए मेरे साथ। देखो सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैलसी भी साथ में सीख जाओ, कैलसी भी साथ में सीख जाओ। पहले हमेशा सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर को डिवाइड इक्वल्स टू कर देंगे ताकि फिर हम उसका न्यूमरेटर में आ जाए। ऑल राइट एवरीवन, कैन यू सी मी, हियर मी, व्हाट इज द स्टेटस।
Am I audible, visible, people? Because I got disconnected. I got disconnected. Can you hear me? Because I got disconnected. I got disconnected. Can you hear me? What is the status? You will have to tell me. Can you see me, hear me? Because I can see myself, I can hear myself. On the mobile phone, when I try, I can do so. बताइए. Abhinav, are you there? Are you able to listen to me? Kuhu, are you there? Are you able to listen to me? Shiva? Everyone else who's live? All good now? Cool, cool. हाँ, so I don't know, for some reason I was disconnected, है ना? Anyways, एक मिनट दो. चलिए, anyways. तो अभी सर एक बार कैल्सी उठा लो सब लोग अपना अपना, है ना? क्योंकि वही अपना प्लान है अभी आगे. कैल्सी उठा लीजिए अपना अपना. चलिए, कैन वी प्रोसीड पीपल? एक बार कंफर्म कर दो ना, फाइनल कंफर्मेशन. कैन वी प्रोसीड? और अगर ऐसा है तो एक बार प्लीज सर अपने कैल्सी उठा लीजिए. सर कैल्सी में कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सर सबसे पहले आपको पता है कि सर इस आर को बैक कैलकुलेट करने का कोई और तरीका ही नहीं है मैथमेटिकल. मतलब हमें रैंडमली, सब लोग ध्यान से सुनो, कोई और मैथमेटिकल तरीका बना ही नहीं है. हमें तो रैंडमली नंबर्स डालने पड़ेंगे, नंबर्स डालने पड़ेंगे. अब ये डेटा तो मैंने खुद ने क्रिएट किया है ना, इसलिए मुझे पता है कि 10% से आंसर आ जाएगा. तो एक बार 10% डाल के देखते हैं. तो अब अप्रोच ऐसा रहेगा कि 10% आर की जगह डाल के देखेंगे, इन दोनों को डिस्काउंट करेंगे. अगर इन दोनों को डिस्काउंट करके हमारा आंसर 110 के बराबर आ गया, है ना? अगर हमारा आंसर 110 के बराबर आ गया, मतलब हमारे आर का थॉट सही है. हमने जो आर वाला नंबर 10% लिया है वो सही है. कैलसी उठाइए. 1 प्लस 10% मतलब 1.1. टू दी पावर 1 मतलब कुछ भी नहीं करना है. डिवाइड इक्वल्स टू मतलब ऊपर आ गए. 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू किया, ऊपर आ गए. इंटू 11 किया, एम प्लस में डाल दो. इंटू 11 किया, एम प्लस में डाल दो. सेटल्ड. नेक्स्ट, वापस 1.1 दिया, है ना? अब इसको स्क्वायर करने के लिए इंटू इक्वल्स टू करना पड़ेगा. तो हो गया पूरा ये डिनोमिनेटर सॉल्व. अब इसको डिवाइड इक्वल्स टू कर दो. डिवाइड इक्वल्स टू कर दो तो वो नंबर न्यूमरेटर में आ गया. और न्यूमरेटर में आने के बाद 121 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 इंटू 121 कर दो. जो भी आंसर आ रहा है एम प्लस में डाल दो. और दो चीजें जब एम प्लस में हो गई तो उसको मेमोरी रिकलेक्ट करके बताइए आपका आंसर 110 आ रहा है क्या. क्योंकि अगर आपका आंसर 110 आ रहा है, जो आना ही चाहिए, मतलब आपका जो आर का 10% वाला थॉट था, वो आर का 10% वाला थॉट करेक्ट था. और लेट मी टेल यू, आर का आंसर आपका आ जाता है आंसर 10%. करेक्ट. आर का आंसर आपका कितना आ जाता है?
10%। तो सर जी ये जो 10% पीपल इन द क्लास, ये जो 10% रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है, इट इज नीडलेस टू मेंशन पर एनम। डू यू एग्री? ये जो रेट आप हमेशा पुट करते हो, कभी भी आप किसी भी कैश फ्लो की कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग करते हो, तो रेट जो आप हमेशा पुट करते हो सोल्यूशन में, वो 1 साल का होता है। सर यही तो कॉमन सेंस है यार, 1 साल का रेट था, 121 में टाइम पीरियड 2 साल का था, इसीलिए तो टू दी पावर 2 करा कि 1 साल और फिर वापस 1 साल, इसीलिए तो टू दी पावर 2 किया। तो रेट बैक कैलकुलेट जो होके आएगा दैट विल बी एज पर द कैश फ्लोज। अगर कैश फ्लोज एनुअल थे तो रेट भी एनुअल कैलकुलेट होकर आएगा। यहां तक हम सेटल्ड है। क्या मैं आपको मल्टीपल चीजें समझा पाया? एक बार आपके लिए कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला, आईआरआर एक टेक्निक है जो कोई भी कैश फ्लोज की मदद से रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने में मदद करता है। कि अगर हमें कोई इनफ्लोज और आउटफ्लोज बता दे तो हमारा कितना रेट ऑफ रिटर्न हम अर्न कर पाएंगे अगर फ्यूचर का डेटा है, या फिर अर्न कर पाए पास्ट का डेटा है, तो वो आईआरआर टेक्निक से हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेट करने का तरीका एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, जिसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि भाई हमें पीवी पता है, हमें एफवी पता है, तो वो रिटर्न बैक कैलकुलेट करो। तो हम बोलते हैं कि रैंडम रेट ट्राई करते हैं, उस रैंडम रेट की मदद से अगर एफवी को डिस्काउंट किया और पीवी ऐसा आंसर आ गया, मतलब उस रैंडम रेट की मदद से 11 और 121 को डिस्काउंट किया और डिस्काउंट करके 110 अगर मेरा पीवी आ गया, मतलब वो रेट जो मैंने बैक कैलकुलेट करने के लिए यूज किया वो सही है, ट्रायल सही बैठ गया और 10% इज द आंसर। दिस वॉज माई कंक्लूजन। एक बार सिर्फ कंक्लूजन पे हाँ या ना बोल दो, कंक्लूजन पे हाँ या ना बोल दो, देन आई प्रोसीड, देन आई प्रोसीड। हम्म, बोलो भाई, आपने बोल दिया क्या कंक्लूजन पे हाँ या ना? अरे एवरीवन इन द क्लास प्लीज, बोल दिया क्या? और अगर बोल दिया तो मेरे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दो। सर क्या आप लिटरली देखना चाहते हो कि सर प्रूव करो 10% इज द एक्चुअली व्हाट आई हैव अर्न? क्या आप लिटरली जानना चाहते हो क्या कि हाँ सर प्रूव करके दिखा दो? अगर आपको इतना ही दम लग रहा है ना, तो आप प्लीज प्रूव करके दिखा दो कि हाँ हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न 10% था। डू यू वांट दैट जस्टिफिकेशन? अगर जस्टिफिकेशन चाहिए तो चैट बॉक्स में जे लिखो, क्योंकि मुझे अदरवाइज बहुत सारे मैसेज दिख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। इफ यू वांट दैट जस्टिफिकेशन के हाँ सर जस्टिफाई कर दो, प्रूव कर दो कि हमने 10% कमाया है, तो हम मान जाएंगे। अगर हाँ तो फिर चैट बॉक्स में आपको प्लीज जे लिखना पड़ेगा। पीपल अल्ट्रा क्विक, एक बार रिस्पॉन्स कर दो, रिस्पॉन्स इज नीडेड सो दैट वी प्रोसीड नाउ। ओके, सुन तो रहे हो मतलब, का मन तो है मतलब। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, कूल कूल। तो समझिए, समझिए सर, सर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, है ना, ध्यान से देखना। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। सर फर्स्ट ईयर आपने कितना पैसा लगाया? सर हमने लगाया 110 रुपया। 110 रुपए का आउटफ्लो है। उस 110 रुपए के आउटफ्लो पे आपको कितना रिटर्न कमाने का मन था, है ना? कितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए? तो अभी 10 वाले की टेस्टिंग कर रहे हैं कि चलो 10% से कमा के देखते हैं, 10% से कमा के देखते हैं कि हमें हमारा एक्चुअल में 10% मिला कि नहीं। करेक्ट? तो हमने सर 10% कमाने की कोशिश की, तो हमारा अक्रूड रिटर्न कितना हो गया? 11 रुपीज। करेक्ट? 110 रुपए का 10% होता है 11 रुपए। मतलब टोटल, टोटल कितना रुपया मुझे रिसीवेबल हो गया उस साल के आखिरी में? उस साल के आखिरी में टोटल कितना रिसीवेबल हो गया? 121, है ना? पर ठीक है, 121 टोटल रिसीवेबल हो गया। सर उसमें से मिला कितना? फर्स्ट ईयर के एंड में क्या वो 11 आपको मिल भी गया? जी हाँ, जी हाँ। तो हमने बोला कि -11 रिटर्न का मिल भी गया। राइट? तो अब कॉमन सेंस फील करना, कॉमन सेंस फील करना। सर 110 रुपया लगाया था, जिस पे 10% के हिसाब से 11 रुपया मिलना था,
और वो 11 रुपया मिल भी गया, मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग अमाउंट ड्यू जो मेरा है वो 110 ही है सर अभी भी, क्योंकि जो एडिशनली इस साल मुझे अक्रू हुआ था 10% के अकॉर्डिंग, जो एडिशनली इस साल मुझे 11 रुपए अक्रू हुआ था, वो एडिशनल रुपया एज इट इज कैश फ्लो के फॉर्म में प्लीज आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट ईयर के एंड में मिल गया। करेक्ट, ये 11 रुपया, और अभी भी मेरा जो अमाउंट ड्यू, अमाउंट इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस है वो 110 है। ठीक है, तो हमने कहा जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग था वही सेकंड ईयर का ओपनिंग बना, कि सेकंड ईयर के ओपनिंग में 110 रुपया इन्वेस्टेड है। सेकेंड ईयर आप इससे फिर से कितना कमाना चाहते हो सर? 10% पर एनम की चेकिंग चल रही है, मतलब अगर मुझे 10% कमाना है तो मुझे कितना रुपया और मिल जाना चाहिए इस बार? 11 रुपया और मिल जाना चाहिए, मतलब 110 तो मेरा उनके पास इन्वेस्टेड ही है, 11 रुपया और मिल जाना चाहिए, मतलब टोटल कितना मिल जाना चाहिए सेकेंड ईयर के एंड में? 121 रुपीज मिल जाना चाहिए। क्या सर एक बार प्लीज कंफर्म करके बताओ कि एक्चुअल में 121 मिल जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मिला कितना? ऊपर कंफर्म करके बताओ एक्चुअल में मिला कितना? सर 121 मिल गया, मतलब जितना आप कमाना चाहते थे, जितना आप 121 कमाना चाहते थे 10% के रेट से, अगर वो पूरा आपको मिल गया और अब मेरा ड्यू अगर सिर्फ 0 बचा है, तो कैन आई कंक्लूड विद दिस टेबल कि हाँ मुझे 10% रिटर्न मेरा मिल गया? अगर मुझे 110 लगाकर 11 मिले और 121 मिले, 110 लगाकर मुझे 110 रुपए लगाकर मुझे 11 रुपए मिले और 121 मिले, तो मुझे अपना 10% का रिटर्न मिल जाता है ऑन द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड विच इज ड्यू, हेंस माय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 0 एंड हेंस इट प्रूव्स दैट कि हाँ इस कैश फ्लो पे मुझे 10% रिटर्न मिला, क्योंकि 10% मिला इसीलिए तो क्लोजिंग बैलेंस ड्यू 0 आ गया, अदरवाइज तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ और आ जाता। क्या मैं आपको प्लीज जस्टिफाई कर पाया? क्योंकि इमेजिन करो अगर अपना आंसर 12% आता, इमेजिन करो अपना आंसर 12% आता, क्या मैं आपको जस्टिफाई कर पाया? पहले हाँ या ना बताइए, फिर और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एक सेकंड में। बेसिक्स, बेसिक्स आर यू गेटिंग सेटल्ड विद? क्योंकि अगर आपको समझो आपका आंसर बैक कैलकुलेट करके आता 12, आप बोल रहे हो सर हमने तो 12% कमाया, मैंने बोला चलो प्रूव करो, आप प्रूव करने पे आए, आपने लिखा यहाँ 12, आप 110 का 12% कैलकुलेट करोगे, है ना? देखना 110 इंटू 12%, सर 13.2, मतलब मेरा 13.2 का रिटर्न अक्रू हुआ, लेकिन उसमें से मिला कितना सर फर्स्ट ईयर के एंड में? सर सिर्फ 11 मिला, मतलब 110 का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था, उसमें 13.2 ना, 13.2 का अक्रू हुआ, 13.2 का रिटर्न अक्रू हुआ, मतलब टोटल 123 मिल जाना था, लेकिन उसमें से मिला कितना सर? -11, सिर्फ 11 ही माइनस करेंगे, 13.2 अक्रू हुआ था, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया आउटस्टैंडिंग? 112.2 हो गया, मतलब यही अगले साल का ओपनिंग बनेगा 112.2। अब 112.2 पे अगर फिर से किसी को 12% कमाना है, 112.2 पे फिर से किसी को 12% कमाना है, तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज लिखोगे 112.2 का 12% कितना होता है? 112.2 का 12% कितना होता है? चैट बॉक्स प्लीज। सो 112.2 का 12% होता है 13.46, और यही रुपया जब मैं 112.2 में ऐड करता हूं, करेक्ट, तो आंसर आ जाता है 125.6, मतलब इन दोनों का टोटल होता है 125.6 रुपया मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि 12% के हिसाब से इतना अक्रू होता है, लेकिन मुझे मिला कितना सर? सिर्फ 121 मिला, मतलब 4.6 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया। हाँ, मतलब 121 और 11 जब मिलता है तो मुझे 12% तो नहीं मिल पाता, क्योंकि 12% के हिसाब से मुझे 125.6 मिलना था, लेकिन मिला सिर्फ 121, मतलब 4.6 अभी भी नहीं मिला, मतलब मुझे मेरा पूरा 12% नहीं मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग वो 10% आंसर क्यों सही है? क्योंकि 10% के हिसाब से जितना मुझे मिल जाना चाहिए था पूरा मुझे 11 और 121 में मिल गया। कुड आई प्लीज जस्टिफाई दैट IRR ऑफ 10% इज एक्चुअली करेक्ट? पीपल इन द क्लास, आर यू सेटल्ड satisfied with the logic of why 10% is the correct answer? क्या मैं आपको जस्टिफाई कर पाया
कि आईआरआर की इस मेथड ने जो हमें कैलकुलेट करके आंसर दिया वो एक सही आंसर दिया है? हाँ या ना? प्लीज हाँ या ना? Everything with respect to IRR, could I explain? People in the class, please. एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स अल्ट्रा नीडेड है मेरे कंफर्ट के लिए. Whosoever is watching the lecture, people, are you settled, satisfied? एक बात पूछूं, IRR वगैरह आप सब पहले सीख चुके हो, आई नो इंटर में. लेकिन ये रिव्यू मेरे लिए नीडेड है कि अगली बैच में इतना डिटेल में जाने का पॉइंट है कि नहीं, इसलिए एक फीडबैक दो आज के लेक्चर को लेकर. आज के लेक्चर को लेकर एक फीडबैक दो. आईआरआर को लेकर जो भी आपने पढ़ा, इसमें आपको कुछ नया सीखने को या समझने को मिला क्या, या फिर ये सब 100% पहले से आता था? पीपल, कुछ नया, या तो एक नई थॉट प्रोसेस, या फिर समझने का नया तरीका, बेटर तरीका, अंडरस्टैंडिंग, कुछ मिला सीखने को? मतलब वॉज इट सेंसिबल टू डू ऑल दिस, इज माई क्वेश्चन टू ऑल. क्या हमने टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि ये सब तो पहले से आता था? पीपल इन द क्लास प्लीज. एक फीडबैक जरूरी है, क्योंकि अगली बैच में अगर आप बोलो कि सर ये तो बहुत ऑब्वियस था, हमें सब कुछ पहले से इतना ही अच्छे से आता था, कुछ नया नहीं मिला, तो नहीं कराएंगे. और आप बोलो कि हाँ सर सीखने को मिला, तो फिर अगली बैच में कंटिन्यू करेंगे. पीपल प्लीज अपना अपना कंफर्ट बताओ ना. अरे क्लास के बचे हुए लोग एक बार रिस्पॉन्ड तो दो. फीडबैक नीडेड, मतलब इट वॉज सेंसिबल टू इन्वेस्ट दिस टाइम, राइट? इन शॉर्ट. ऑल राइट, ग्रेट, सुपर कूल, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो अभी सर हमें तीनों टाइप के रिटर्न्स भी पता चल गए. पहला रिटर्न जो हमें एक्सपेक्टेड, हमें क्या लगता है हम कितना कमा पाएंगे. दूसरा, हमें मिनिमम कितना कमाना है बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व. और थर्ड तो एक टेक्निक है. थर्ड वाली तो एक टेक्निक है जो बताती है थर्ड वाली तो एक टेक्निक है जो बताती है कि यार अगर कैश फ्लोज की मदद से पास्ट या फ्यूचर का रिटर्न कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगानी पड़ती है, राइट? मतलब ये सब कुछ अभी हमें 100% क्लियर है. अब हमें एक नई चीज स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमारे पास आज के लेक्चर में बचे हैं सिर्फ 4 मिनट. ठीक है, और मुझे आप लोग आज का लेक्चर खत्म करने के पहले एक और फीडबैक दे दो. क्या हम अगले लेक्चर से थोड़ा सा फर्दर स्पीड अप कर सकते हैं क्या? पीपल इन द क्लास, कैन वी स्पीड अप फर्दर? क्या वो आपके कंफर्ट में होगा? थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं? रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्स प्लीज. है ना? वैसे तो क्योंकि बेसिक्स बिल्ड करने में जहां टाइम लगता है ना, वहां एडवांस चीजें बहुत स्पीड में होती है. ये तो फैक्ट है. 60 आवर्स की जो पावर बैच होती है ना, वहां भी बेसिक लेक्चर में इतना समझ समझ के लेते हैं ताकि एंड में चीजें एकदम स्पीड अप हो जाए, राइट? तो अगर आप लोग बोल रहे हो कल से हम स्पीड अप कर सकते हैं, नॉट कल, कल तो सैटरडे, कल लेक्चर नहीं होगा. नेक्स्ट लेक्चर पीपल इन द क्लास विल बी ऑन मंडे, राइट? आपको मुझे 2 दिन देने रहेंगे अराउंड फॉर मी टू बी एबल टू शेयर विथ यू. मतलब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ या फिर आपको ईमेल के थ्रू अपडेट आएगा कि आपको ये सॉफ्ट कॉपीज कैसे शेयर होगी. ऑलराइट, कुहू, अभिनव, शिवा, एवरीवन एल्स, पीपल, आर यू सेटल्ड? हम उस कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अपने पास कुछ टाइम अवेलेबल है, राइट? हम लोग नया टॉपिक आज स्टार्ट नहीं कर सकते. इन द मीन टाइम अगर आपके पास कुछ डाउट, क्वेरीज, कंसर्न है तो 100% पूछ सकते हो.
चलिए, are you all right? If yes, can we everyone please call it a day? क्या हम आज के लेक्चर को समाप्त कर सकते हैं? और क्या आप सभी आज के लेक्चर से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं विद वॉट एवर यू हैव लर्नड? और जैसा कि मैंने बताया, अगले लेक्चर में हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना ही पड़ेगा, करेक्ट? आपको पता है, जस्ट एक चीज शेयर करूं, ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये नोट्स बनाने में आपको पता है दिस इज द 4th ईयर ये नोट्स आज भी रिवाइज हो रहे हैं। मतलब आप समझो कंसिस्टेंट डे एंड नाइट एफर्ट्स। वो जो पूरा लॉकडाउन था ना, फर्स्ट लॉकडाउन सेकेंड टाइम, वहाँ कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगे टू बिल्ड समथिंग, टू क्रिएट समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें उन्हें पढ़ने से आसानी रहे। क्योंकि इमेजिन करो, अगर मैं आपको ये टाइमलाइन नहीं बताता, ये प्रेजेंट करने का तरीका नहीं बताता, तो ये सब चीज़ें थियोरेटिकली प्रेजेंटेड होती यार, और उसमें हमारी लर्निंग कितनी इंपैक्ट होती है। आज आपको पता है कि हाँ, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, उन 3 कंपोनेंट के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे वो आपको यहाँ देख के समझ में आएगा। सो आर यू रियलाइजिंग जैसे आज ये, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, कुछ पार्ट ये होल्ड करते, कुछ होल्ड करते हैं, उसका ब्रेकअप है, तो उस ब्रेकअप से आपको ये पार्ट बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आ गया। तो ये जो नोट्स है ना, इस नोट्स की हर एक लाइन, हर एक बॉक्स, हर एक थॉट, कहाँ पे क्या प्रेजेंट करने की स्पेस होनी चाहिए, कहाँ पे क्या लिखने की स्पेस होनी चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एग्जाम में आपको क्या चीजें पढ़ना के जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ के जाना चाहिए, वो हर एक चीज थिंक थ्रू करके यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। जितना कैजुअल आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसके पीछे का हार्डवर्क आपको पता ही नहीं है। इट्स बीइंग एन एफर्ट ऑफ 3 इयर्स कंसिस्टेंट, जब जाके ये चीज प्रिपेयर हुई और ये आज भी रिवाइज हो रही है, राइट? तो यार ग्रेट, जस्ट वांटेड टू शेयर द स्टोरी बिहाइंड इट, कि जो चीज हमें आज दिख रही है ना, उसके पीछे के एफर्ट्स इस पे शायद दिख रहे होंगे आपको, अगर आप इस नोट्स को लेकर हैप्पी हो तो, राइट? और ये चीज आपको वैसे भी हार्ड कॉपीज में मिलने वाली है। ऑल राइट, ठीक है, चलिए सर, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। मंडे मॉर्निंग हम मिलेंगे। मंडे हम यूट्यूब पे मिलेंगे या फिर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर फास्ट के एप्लीकेशन में मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना? अगर आप लोग रजिस्टर कर चुके हो तो 100% आप इन लेक्चर्स को फास्ट के ऐप पे भी देख पाएंगे। आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और कैसे आप वहां से लाइव लेक्चर देख पाएंगे। ऑलराइट, सो ग्रेट, स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट द थिंग्स ऑन टेलीग्राम, या फिर आपको ईमेल के थ्रू चीजें कम्युनिकेट हो जाएगी। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ऑलराइट, कूल, बाय बाय।